चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। तो देखिए, पोल्यूशन क्या होता है? किसी भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस का जिसकी जरूरत ना हो वो कहीं प्रेजेंट हो, ठीक है, तो ये जनरल पोल्यूशन होता है, प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस इन एनी मीडियम, ठीक है। अब अगर वो एयर मीडियम में है तो वो एयर पोल्यूशन हो जाएगा, वाटर मीडियम में है तो वाटर पोल्यूशन हो जाएगा, सॉइल में है तो सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो पानी का जो प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, वो क्या होता है? इट इज द एडिशन और द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसी चीजें जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है पानी में, अनडिजायर्ड है फॉर कंजम्पशन पर्पस, वो होना सही नहीं है, वो हमारे लिए घातक है, लेकिन वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस इन वाटर। अब वो सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकते हैं जिनकी आवश्यकता है नहीं पर वो है पानी में, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस, रेडियोलॉजिकल सब्सटेंसेस, हीट, ठीक है। तो ये सब चीजें जब पानी में आना शुरू हो जाती हैं तो दिस डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ वाटर, और इस हद तक खराब कर देती हैं दैट वाटर बिकम्स अनफिट फॉर यूज, ठीक है। उसका यूसेज नहीं कर सकते हैं, कंजम्पशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज नेचुरल भी हैं और एंथ्रोपोजेनिक भी हैं, मतलब मैन मेड पोल्यूशन भी होता है इसमें और नेचुरली भी होता है। नेचुरल वे जो है वो आपका है लीचिंग। जब भी रॉक्स वगैरह इन पे जब हवा के ठोकर पड़ती है, पानी पड़ता है, तो इस पे रॉक का जो मटेरियल है वो कट होना शुरू होता है, उसके अंदर से जो मिनरल्स होते हैं ट्रैप पानी से या हवा के थ्रू बहते हुए पहुंच जाते हैं वाटर बॉडी में। और इसके साथ साथ सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल का जब इरोजन होता है तो सॉइल में जो भी सब्सटेंसेस हैं वो हवा के द्वारा या वाटर या पानी के द्वारा बहते हुए आसपास किसी एक वाटर बॉडी में, नदी तालाब में चले जाते हैं और वहां के पानी को प्रदूषित करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपके हैं नेचुरल सोर्सेस ऑफ पोल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें आपका हो गया सॉइल इरोजन, फिर आपका इसमें हो गया लीचिंग ऑफ मिनरल्स फ्रॉम रॉक्स, ठीक है। लीचिंग ऑफ मिनरल्स मतलब क्या कि जो रॉक्स हैं, पत्थर वगैरह हैं, उसमें जो भी अंदर ट्रैप्ड एलिमेंट्स हैं, तो जब ये पत्थर डिग्रेड होना शुरू होता है, इसमें क्रैक्स आना शुरू होते हैं, तो इसके अंदर जो भी ट्रैप्ड एलिमेंट्स हैं वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और फिर पानी वगैरह में डिजोल्व होकर ये बह के आसपास किसी वाटर बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। तो अब ये लीचिंग हो सकती है या तो नेचुरल सॉल्युबिलिटी के साथ बाहर निकल जाए पानी में डिजोल्व होके, या जैसे कल हमने देखा था सॉल्युबिलिटी ट्रिगर्ड बाय एसिड रेन। जब कल हमने एसिड रेन का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें देखा था कि एसिड रेन से क्या होता है, जो वेट डिपोजिशन होता है उसमें कई सारे आयन्स नीचे गिरते हैं पानी में, ठीक है, जिसमें आपका हाइड्रोजन आयन होता है, अमोनियम आयन होता है, आपके नाइट्रेट आयन होते हैं, सल्फेट आयन होते हैं। तो जो मेटल्स या जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं सॉइल में, अर्थ सरफेस में, वो रिएक्ट करते हैं, जैसे कि पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, इनके कैटायंस प्रेजेंट हैं सॉइल में, ये रिएक्ट कर जाते हैं एनायन से, जैसे कि सल्फेट आयन या नाइट्रेट आयन जो कि एसिड रेन के थ्रू नीचे आ रहे हैं, उनसे मिक्स होके सॉल्युबल होके एक नाइट्रेट कंपाउंड बना के, सल्फेट कंपाउंड बना के वहां से पानी में बहते हुए चले जाते हैं उस सॉइल को छोड़ के, उस अर्थ सरफेस को छोड़ के, और आसपास एक नदी नाला ताले में बह जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सब्सटेंसेस वहां पहुंच जाते हैं, वहां की वाटर क्वालिटी को डाउनग्रेड करते हैं, खराब करते हैं। अब जो वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज हैं वो दो तरह से बांटे गए हैं, कैटेगराइज किया गया है। एक है पॉइंट सोर्स, एक है नॉन पॉइंट सोर्स, ठीक है। पॉइंट मतलब क्या? जिसका पता हो, पिन पॉइंट लोकेशन पता हो आपको, यहाँ से पोल्यूशन आ रहा है। जैसे आपके घर के बगल में कोई कारखाना हो, कोई फैक्ट्री हो, अब वो एक सीवेज पाइप बाहर निकाल दे और पाइप से सारा पानी डिस्चार्ज करे, जो भी वेस्ट पानी निकल रहा है बाय प्रोडक्ट उस फैक्ट्री से, एक पाइप के द्वारा वो सारा पानी बाहर निकाले, तो आपको दिख गया एक पॉइंट लोकेशन की हाँ वहां से सारा पानी बहते हुए गंदा पानी या गंदा जो वेस्टेज है वो आ रहा है। तो ऐसी लोकेशन को हम कहते हैं पॉइंट सोर्स, या आपको पिन पॉइंट लोकेशन पता है कहाँ से गंदा पानी आ रहा है, ये कहाँ से पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषक तत्व बहते हुए पानी में आ रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन पॉल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज फ्रॉम अ स्पेसिफिक लोकेशन, ठीक है, लोकेशन पता हो आपको कहाँ से जो है प्रदूषक तत्व बहते हुए पानी में आ रहे हैं, सच एज अ ड्रेन पाइप, ठीक है, कैरिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स,
इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स का जो भी कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनसे जो भी वेस्ट मटेरियल डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, तो अगर वो मटेरियल डिस्चार्ज होकर आसपास की किसी वाटर बॉडी में आ जा रहा है, किसी पॉन्ड में, तालाब में, नहर में आ जा रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स पॉइंट सोर्स पोल्यूशन। पॉइंट सोर्स पोल्यूशन मतलब वो एक स्पेसिफिक लोकेशन से बहते हुए आ रहा है, ठीक है, जो पॉल्यूटिंग एजेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर लोकेशन से बहते हुए आ रहे हैं, आपको पिन पॉइंट लोकेशन पता है। दूसरा इसका जो कैटेगरी है वो है नॉन पॉइंट सोर्सेस। अब ये एक जनरल कैटेगरी है कि कहीं से भी पॉल्यूटेंट्स बहते हुए आ सकते हैं किसी वाटर बॉडी में। अब वो कहाँ से आ सकते हैं, अलग अलग सोर्सेस से आ सकते हैं, किसी बड़े एरिया से बहते हुए आ सकते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड से, जो किसान खेत हमारे जो वहाँ फसल बोते हैं वहाँ पे कई सारे कीटनाशक वगैरह, पेस्टिसाइड्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ से भी एग्रीकल्चर रन ऑफ मतलब पानी में मिक्स होके बहते हुए वहाँ से आ जाते हैं। ग्रेजिंग लैंड एरिया जहाँ पे पशु हमारे चरते हैं, वहाँ से कुछ भी सॉइल इरोजन के थ्रू जो है पॉल्यूटेंट बहते हुए आ सकते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स आसपास में, ठीक है, आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वहाँ पे जो भी रॉ मटेरियल्स हैं वो मिक्स होके पानी में या हवा में मिक्स होके बहते हुए आसपास के किसी वाटर सोर्स में आके बैठ सकते हैं, ठीक है। और इसके आसपास कोई अबेंडेंड माइंस है, कोई कोल माइन वगैरह हो आसपास जो कि अब यूज नहीं होती है, वहाँ पे समय समय पे इरोजन हो रहा है, वहाँ से धूल मिट्टी जो है वो हवा में बहते हुए या पानी मिक्स होके बहते हुए किसी आसपास की नदी तालाब में आ जाती है, या किसी पिट्स वगैरह से, किसी कोई आपका कोई कुआं है, कोई गड्ढा है, ठीक है, ये सीवेज पिट है, वहां से कुछ बहते हुए पानी में आ जाता है। तो ये सब हम कहते हैं कि फिक्स लोकेशन नहीं है, कई सारी लोकेशन है, वहां से ऑन एवरेज हर जगह से कुछ ना कुछ आ रहा है बहते हुए। तो ऐसी लोकेशन को हम कहते हैं नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। और अगर एक स्पेसिफिक लोकेशन को हम लेके चले तो उसको हम कहते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं कॉजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन, किन किन वजहों से होता है जल प्रदूषण, वो देख लेते हैं। कॉजेस, पहला कॉज है सीवेज वाटर। हमारे यहाँ के सबके घरों में, रेजिडेंशियल एरियाज में, ऑफिसेस में, जितने भी अलग अलग स्टैब्लिशमेंट हैं, वहाँ पे जो वेस्ट मटेरियल्स बहते हुए डिस्चार्ज होके आते, चाहे वो किचन वेस्ट हो, टॉयलेट वेस्ट हो, ठीक है, तो जो सीवेज वाटर होता है आपके सीवरों से जो बाहर निकलता है, सीवेज वाटर इंक्लूड्स डिस्चार्जेस फ्रॉम हाउस होल्ड है, फैमिलीज हैं, उनके यहाँ जो भी किचन वेस्ट है, टॉयलेट वेस्ट है, वो सब, और बाकी जितने भी स्टैब्लिशमेंट है जैसे कि हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, ठीक है, कोई इंडस्ट्रीज वगैरह हो गई, या कोई ऑफिस वगैरह हो गया, वहां से जो भी सीवर का पानी बहता हुआ आता है, ठीक है, तो वो भी एक वाटर पोल्यूशन का कारण बनता है। अब इस सीवेज में क्या हो सकता है, इट कंटेन्स ह्यूमन वेस्ट एंड एनिमल वेस्ट, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो भी एक्सक्रीशन वगैरह प्रोडक्ट्स होते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीशन, एनिमल एक्सक्रीशन, वो सब हो सकते हैं। किचन के वेस्ट हो सकते हैं, किचन का जो खाना पीना बच जाता है आप जो फेंक देते हैं, ठीक है, फूड रेसिड्यूज, ये सब हो सकता है। क्लीनिंग एजेंट्स, ठीक है, सर्फ, साबुन, शैम्पू, ये सब जो हम लोग डेली बेस में यूज करते हैं, ये भी पानी के थ्रू बहते हुए आपके नालियों से बहते हुए सीवर तक पहुंचता है। डिटर्जेंट्स वगैरह, ठीक है, और इसके साथ साथ डोमेस्टिक एंड अदर हॉस्पिटल सीवेज, ठीक है। अब इसमें हो सकता है कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस आप पानी में डाल देते हैं जो सीवर में पहुंच जाता है, या कोई अस्पताल है, ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस जैसे कि अनयूज्ड, जैसे कि यूज्ड आपको कॉटन स्वैप्स वगैरह, कोई ऑइंटमेंट वगैरह है, ठीक है, डेटॉल, सेवलॉन, या इस तरह की बाकी जितने भी एंटीसेप्टिक्स हैं या पैथोजेंस हैं, ठीक है, कोई ऐसी चीज जो आपने डाल दी जिसके अंदर कई सारे जर्म्स थे, तो अनडिजायरेबल पैथोजेंस, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब भी सीवर के वाटर में पहुंच जाते हैं। तो एक ये हो गया आपका कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन, सीवेज वाटर। दूसरी एक चीज यहाँ पे हम देखेंगे, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, डीओ, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आप समझते हैं, ठीक है, डिसॉल्व मतलब वो ऑक्सीजन जो पानी में डिसॉल्व है, जो पानी में मिली हुई है, पानी में घुली हुई है, उसको हम डीओ समझते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक वाटर पोल्यूशन का कॉज नहीं है, लेकिन एक तरीका है वाटर पोल्यूशन को समझने का, मापने का, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट इन वाटर डिक्रीजेस द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द वाटर, ठीक है। देखिए जितना ज्यादा पानी में आप वेस्ट डालेंगे, ठीक है, वेस्ट मटेरियल डालेंगे, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, तो इसका डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है।
इस वेस्ट का क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, मतलब बैक्टीरिया वगैरह जो है, जितने भी डिकम्पोजर्स हैं वो इसका डिकम्पोजिशन करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, ताकि इसके अंदर जो भी ट्रैप्ड एलिमेंट्स हैं उनको बाहर निकाला जा सके। तो डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन होने से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया उस समय है वो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है, जितना ज्यादा वो डिकम्पोजिशन करेगा उतना ज्यादा रेस्पिरेशन करेगा, ठीक है। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन कंज्यूम की जाती है। तो जो बैक्टीरिया है वो लगातार ऑक्सीजन, जो घुली हुई ऑक्सीजन, जो पानी में ऑक्सीजन है, उसको लगातार कंज्यूम कर रहा है। क्यों कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि पानी में बहुत सारा वेस्ट आ गया है और उसको डिकम्पोज करने का काम बैक्टीरिया का है। तो इन द मीन वाइल व्हेन बैक्टीरिया इज डिकम्पोजिंग द वेस्ट मटेरियल्स, तो इन दैट प्रोसेस बैक्टीरिया कंज्यूम्स ऑक्सीजन, ठीक है। तो बैक्टीरिया लगातार ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है। वो ऑक्सीजन कहाँ है, वो ऑक्सीजन पानी में घुला हुआ है, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन। जितना ज्यादा डिकम्पोजिशन होगा उतना ज्यादा जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है पानी में वो कम होना शुरू होगा, जो कि बैक्टीरिया उसको कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। अब इससे दिक्कत क्या होगी कि पानी में जो भी फ्लोरा फौना है, एक्वेटिक जीव हैं, जीव जंतु जो रह रहे हैं पानी में, पेड़ पौधे हैं, मछलियां हैं, जो भी हैं, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। सारा अगर ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन जितना भी है, घुला हुआ ऑक्सीजन जो पानी के अंदर है, वो बैक्टीरिया कंज्यूम कर लेगा, तो इन जीव जंतुओं को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और रिजल्टेंट क्या होगा, इनकी डेथ होना शुरू हो जाए। तो इसको मेजर करने के लिए इसको नापा जाता है, और अगर किसी वाटर सोर्स में, कोई नदी, तालाब, नहर, उसका अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, ठीक है, if the DO is less than या below 8 milligrams per liter, then that water body is considered as contaminated, ठीक है। इसको मान लेते हैं कि हाँ, अगर किसी तालाब का, नहर का, नदी का कोई भी वाटर बॉडी अगर उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो 8 मिलीग्राम पर लीटर से कम है, तो वो वाटर बॉडी प्रदूषित है, कंटेमिनेटेड है, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल ज्यादा आ रहे हैं। और अगर यही DO घटकर और कम हो जाए, 4 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम हो जाए, then that water body is considered as highly polluted, कि अब ये बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है, इसका पानी जो है वो उपयोग करने लायक अब नहीं रहा। तो इस तरह से भी आप जो है मेजर कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को पानी के DO लेवल से, कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना ज्यादा है। जितना कम डिजॉल्व ऑक्सीजन है, इसका मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया उतना ज्यादा पनप रहा है, ठीक है। और भी रीजन हो सकते हैं, लेकिन मेन रीजन यही होता है। और उससे हम चेक करते हैं कि हाँ, अब ये पानी जो है ना जीव जंतुओं के रहने लायक रहा, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं और ना ही ये अब कंज्यूम करने लायक। जो DO कंटेंट होता है वाटर का, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो पानी में होती है, ये बहुत जरूरी होती है किसके लिए, फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। जो भी पानी में रहने वाले जीव हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि पानी में ऑक्सीजन घुली रहे। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे जो है पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन घटता बढ़ता रहता है, जैसे कि फैक्टर्स लाइक सरफेस टर्बुलेंस, तो पानी है लगातार उसमें वेव्स वगैरह बन रही हैं, पानी बार बार शेक हो रहा है, तो वहाँ पर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो भी कम हो सकती है, घट सकती है वहाँ से। उसके साथ साथ जो पानी में प्लांट्स हैं, ज्यादा जब प्लांट्स पानी में आ जाते हैं, जैसे आप एल्गल बूम्स के बारे में अगर बात करें, आगे हम देखेंगे, ठीक है। जो एल्गी बूम हो जाता है, ज्यादा पेड़ पौधे अगर पानी में पहुंच जाते हैं, तो ज्यादा क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, अपना खाना बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। और फोटोसिंथेसिस में क्या होगा उस केस में, CO2 जो है वो ज्यादा बनाए, कंज्यूम करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, फाइन। लेकिन होगा क्या कि रात में रेस्पिरेशन भी करेंगे। जब वो रात में रेस्पिरेशन करेंगे तो जितना ज्यादा उन्होंने ऑक्सीजन बनाया था उससे ज्यादा वो ऑक्सीजन कंज्यूम कर डालेंगे रात में, ठीक है। तो अब दिक्कत ये हो जाएगी इस केस में कि जितना ज्यादा प्लांट्स आ जाएंगे उतनी ज्यादा भी डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाएगी। और उसके साथ जो बाकी जीव जंतु रह रहे हैं पानी में, वो भी लगातार ऑक्सीजन कंज्यूम करते रहते हैं डेली बेसिस पे, फाइन। और इसके साथ साथ जो ऑर्गेनिक मैटर है, डेड ऑर्गेनिक मैटर है, जो पेड़ पौधे मर गए पानी में, जो मछलियां मर गई हैं, उनका अब क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है। बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करेगा, तो उस केस में ही बैक्टीरिया जो है वो डिकम्पोज करते वक्त पानी में जो भी डिजॉल्व ऑक्सीजन उसको कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो इस सबसे क्या होगा, अमाउंट ऑफ DO जो है पानी में वो कम ज्यादा होना शुरू हो जाता है। These are the factors which determine the amount of dissolved oxygen present in the water. अब ध्यान रखने वाली बात यह है यहाँ पर कि हायर अमाउंट्स
ऑफ वेस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, जितने ज्यादा वेस्ट मटेरियल्स प्रदूषक तत्व पानी में एंटर करेंगे, अब उनका होगा क्या, डिकम्पोजिशन होगा। तो बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करना शुरू करेगा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना शुरू करेगा, और ऐसे करते समय वो करेगा क्या, इट विल कंज्यूम ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारा ऑक्सीजन जो है बैक्टीरिया कंज्यूम कर रहा होगा। अब इससे क्या होगा कि जितना भी डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में है वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारा ऑक्सीजन जो है मैक्सिमम बैक्टीरिया कंज्यूम करता है। ठीक है, तो हायर द वेस्ट, हायर विल बी द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, हायर विल बी द ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय द बैक्टीरिया एंड लोअर विल बी द DO कंटेंट। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि पानी में अगर पॉल्यूटेंट्स मतलब जो वेस्ट हैं, ठीक है, पानी में जो वेस्ट हैं वो बढ़ना शुरू होंगे, अगर इंक्रीज होना शुरू होंगे, तो इससे क्या है, आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन जो है, ठीक है, बैक्टीरिया जिस रेट से डिकम्पोज कर रहा है इसको, वेस्ट को, वो बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि इसके लिए तो खाना है ये वेस्ट मटेरियल, उसको खाएगा और उसको तोड़ेगा छोटे छोटे पार्ट्स में, डिकम्पोजिशन बढ़ना शुरू होगा। अब इससे क्या है, ऑक्सीजन कंजम्पशन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन करते समय बैक्टीरिया जो है क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा और यूज करेगा ऑक्सीजन को जो डिजॉल्व थी पानी में। अब इससे क्या है, जो DO है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है पानी में, जो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन है आपका, वो जो है लगातार कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो DO कंटेंट विल डिक्रीज। तो ये सब देखिए इंक्रीज हो रहे हैं, वेस्ट अगर इंक्रीज हो गया तो आपका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी इंक्रीज हो जाएगा, ऑक्सीजन का कंजम्पशन भी इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में है अब वो घटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो आपने डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में देखा, अब एक और टर्म समझ लीजिए यहाँ पर, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ये है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अभी एक आगे COD भी पढ़ेंगे, कैश ऑन डिलीवरी नहीं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को देखिए, BOD। तो वाटर पोल्यूशन जो है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट से हो रहा है, मतलब ऐसे पॉल्यूटेंट्स पानी में जा रहे हैं जो कि ऑर्गेनिक नेचर के हैं, मतलब वो कार्बन से बने हुए हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम वेस्ट जो है वो जो डेली बेसिस के वेस्ट जाते हैं वो सब ऑर्गेनिक वेस्ट ही रहते हैं, चाहे वो ह्यूमन एक्सक्रीटा हो, एनिमल एक्सक्रीटा हो। ठीक है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल डेड बॉडीज हो जिनकी भी, तो ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट ही है। तो ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट जो पानी में है, ठीक है, इनको मेजर करने का एक तरीका है जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, सो इट्स अ वे टू मेजर वाटर पोल्यूशन। ठीक है, वाटर पोल्यूशन को नापने का तरीका है, लेकिन स्पेशली उस तरह के वाटर पोल्यूशन को नापता है जो कि ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल से हो रहा है। ठीक है, तो BOD क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड। देखिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहाँ पे डिमांड होगी किसकी, डिमांड करेगा बैक्टीरिया किसकी, ऑक्सीजन। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन मतलब जो DO था, जो अभी आपने ऊपर देखा डिसॉल्व ऑक्सीजन, तो BOD इज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन व्हिच इज नीडेड, जो जरूरत है किसको, बैक्टीरिया, किस लिए, फॉर डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट इन द वाटर। ठीक है, मतलब अगर पानी का BOD ज्यादा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, पानी में जो बैक्टीरिया है उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। क्यों चाहिए ज्यादा, क्योंकि ज्यादा वेस्ट मटेरियल है जिसको डिकम्पोज करने की जरूरत है बैक्टीरिया को। तो जितना ज्यादा BOD होगा उतना ज्यादा DO कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, मतलब डिमांड ज्यादा है तो कंज्यूम करेगा ऑक्सीजन को बैक्टीरिया, जितना ज्यादा कंज्यूम करना शुरू करेगा ऑक्सीजन को, तो जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है, जो खुली हुई ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा कम होना शुरू हो जाएगी पानी में। तो BOD को नापने का तरीका है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर, मतलब 1 लीटर पानी में कितने मिलीग्राम ऑक्सीजन घुली हुई है, ये एक यूनिट है BOD। ठीक है, हायर वैल्यू ऑफ BOD इंडिकेट्स लो DO कंटेंट ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब BOD जो है
वो जितना ज्यादा बड़ा हुआ होगा, जितना ज्यादा हाई होगा, मतलब डिमांड ज्यादा है ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत यूज हो रहा है, तो उतना ज्यादा जो है डीओ कम रहेगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो उतना कम हो जाएगी, क्योंकि सारा ऑक्सीजन जो है वो डिमांड कर रहा है बैक्टीरिया और उसको कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली बात ये है कि जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एक तरीका है, मतलब किसी भी वाटर बॉडी का अगर बीओडी ज्यादा है तो हम क्या समझेंगे कि हाँ इस पानी का जो बैक्टीरिया है वो ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट ज्यादा है और उस वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए जो है ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर रहा है बैक्टीरिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि ये जो डिग्रेडेशन है वेस्ट का वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को ही लिया जाता है। ठीक है, देखिए पानी में कई तरह के पॉल्यूटिंग एजेंट्स होते हैं, कई तरह के प्रदूषक तत्व होते हैं, कुछ को डिकम्पोज आसानी से किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुछ बायोडिग्रेडेबल हैं, उनको थोड़े देर पास में तोड़ा जा सकता है, कुछ को नहीं कर सकते हैं, कुछ को बैक्टीरिया नहीं कर सकता। तो जिनको कर सकता है वो क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट है। ठीक है, डेड प्लांट, डेड एनिमल्स, एनिमल एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, प्लांट एक्सक्रीटा, तो ये सब जितनी चीजें हैं उनको डिकम्पोज करने में सक्षम है बैक्टीरिया, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक वेस्ट है। तो इनको कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, ऐसे मटेरियल जिनको आप डिग्रेड कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो बीओडी जो है वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को ही चेक करता है कितना प्रेजेंट है, मतलब कितने ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है। लेकिन जो बाकी के इनऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रेजेंट है, टॉक्सिक एलिमेंट प्रेजेंट है, उनका क्या? तो उनको मेजर नहीं कर पाता बीओडी। ठीक है, तो बीओडी की हेल्प से आप पानी में कितना ऑर्गेनिक वेस्ट है बस वही नाप सकते हैं, कितना इनऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, कितना नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको नहीं मापा जा सकता। इसीलिए बीओडी इज नॉट अ रिलायबल मेथड ऑफ मेजरिंग वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन को नापने के लिए इसीलिए बहुत ज्यादा रिलाय नहीं किया जा सकता ऑन दिस मेथड। ठीक है, तो इसको ध्यान रखते रहिए आप, बीओडी। अब नीचे एक नेक्स्ट टर्म आपका आ रहा है सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये भी तरीका है पानी के प्रदूषण को मापने के लिए, मेजर करने के लिए, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसको बेटर मोड माना जाता है एज कंपेयर टू बीओडी फॉर मेजरिंग द वाटर पोल्यूशन लेवल। ठीक है, क्योंकि ये पोल्यूशन लोड को पानी में जो है मेजर करता है हर तरीके से, कि पानी में एरोबिक के साथ ऑर्गेनिक के साथ साथ कितना इनऑर्गेनिक वेस्ट है, कितना आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, कैसे वेस्ट है, इन सबको भी जो है मेजर करने का काम सीओडी करता है। तो सीओडी जो है इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पार्ट्स पर मिलियन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज। ठीक, मतलब 1 मिलियन में कितने पार्ट ऑक्सीजन चाहिए होंगे, किस काम के लिए? टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक, मतलब बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक वेस्ट भी दो तरह के हो सकते हैं, कुछ बायोडिग्रेडेबल जिनको डिकम्पोज आसानी से किया सकता है, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जिनको डिकम्पोज आसानी से नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ ऐसे इनऑर्गेनिक वेस्ट जिनमें अगर कुछ केमिकल्स डाल दिया जाए तो वो ऑक्सीडाइज होकर किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होकर डिकम्पोज हो सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी एक वाटर सैंपल में हमने कोई वाटर सैंपल ले लिया, थोड़ा सा पानी लिया और चेक किया कि हाँ इसमें कितना सीओडी है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो उसमें हम ये चेक करेंगे इस पानी में ऑर्गेनिक वेस्ट कितना है, इनऑर्गेनिक वेस्ट कितना है, और हर तरह के वेस्ट कितने हैं और कितना इसको ऑक्सीजन चाहिए इस पानी को, ताकि इसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको आराम से वो डिकम्पोज कर सके। ठीक है, तो बीओडी और सीओडी में डिफरेंस बेसिकली क्या हो जाता है कि बीओडी सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के बारे में बताता है कितना प्रेजेंट है पानी में। सीओडी जो है तो पूरे ऑर्गेनिक वेस्ट, चाहे वो डिग्रेडेबल हो, नॉन डिग्रेडेबल में हो, और साथ में इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनके बारे में बताता है कि हाँ कितना प्रेजेंट है पानी में। तो बीओडी मेजर्स द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द एरोबिक ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बेसिकली बताता है कि कितनी ऑक्सीजन की डिमांड होगी, किसको? बैक्टीरिया को। ये एरोबिक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कुछ और नहीं, बेसिकली बैक्टीरिया ही है। ठीक है, इसको समझिए, आपका बैक्टीरिया है। एरोबिक ऑर्गेनिज्म मतलब क्या है? कैसा ऑर्गेनिज्म जिसको रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। एनारोबिक जो बिना ऑक्सीजन के भी कर सकता है। ठीक है, तो एरोबिक बैक्टीरिया बेसिकली यहाँ पे डिकम्पोजिंग काम करता है। तो कितना ऑक्सीजन चाहिए एरोबिक बैक्टीरिया को ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, वो आपका है बीओडी।
और जो COD है इट मेजर्स द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन दी वेस्ट वाटर। तो गंदे पानी में जितना भी वेस्ट है, चाहे ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो जैसा भी हो, उसको डिकम्पोज करने के लिए एक केमिकल रिएक्शन द्वारा, नॉट बाय बैक्टीरिया, यहाँ से बैक्टीरिया की बात नहीं की जा रही, बैक्टीरिया नहीं कर रहा, एक केमिकल रिएक्शन कुछ सब्सटेंसेस में डाल के ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को किया जाए, तो उसके लिए कितना ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी उस पानी में, ये क्या होता है COD। तो बेसिकली BOD और COD क्या है, वाटर पोल्यूशन को नापने के तरीके हैं कि वाटर में ऑक्सीजन डिमांड कितनी है। तो एक कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसमें हम बात करते हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक बैक्टीरिया जो कि बायोलॉजिकल जीव है, बायोटिक प्राणी है, उसको कितना ऑक्सीजन चाहिए, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसमें डिमांड कौन कर रहा है, एक बायोलॉजिकल जीव मतलब बैक्टीरिया, किस लिए, डिकम्पोज करने के लिए वेस्ट को। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में डिमांड ऑक्सीजन की कौन कर रहा है, केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल कुछ केमिकल्स वगैरह डाला जाएगा, केमिकल रिएक्शन होगा और उनकी रिक्वायरमेंट है कि हाँ ये काम करने के लिए इतना ऑक्सीजन होना चाहिए पानी में, तभी हम डिकम्पोज कर पाएंगे किसको, वेस्ट सब्सटेंसेस को, चाहे वो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो जैसे भी। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके हैं एक तरह से नापने के लिए वाटर पोल्यूशन। फाइन, आइए आगे देखते हैं। तो हम लोग सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन देख लेते हैं, आपने सीवेज पोल्यूशन देखा और उसके बाद दो टर्म्स को समझा, दो कैटेगरी टर्म्स को समझा आपने, डिसॉल्व ऑक्सीजन DO, फिर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD और COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब वापस स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन। तो अब और कहाँ से पोल्यूशन हो सकता है पानी का, वो हो सकता है आपके इंडस्ट्रियल एरियाज से। ठीक है, जितने भी हमारे यहाँ कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वहां से गंदा पानी वगैरह जो है डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, चाहे वो कौन सी भी इंडस्ट्री हो, चाहे पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो, पेपर मैन्युफैक्चरिंग हो, मेटलर्जी इंडस्ट्री हो, प्रोसेसिंग केमिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, तो जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट पानी को, गंदे पानी को बाहर डिस्चार्ज करते हैं अपनी सीवेज पाइप के थ्रू। और मैक्सिमम टाइम होता क्या है कि इनके पाइप्स वगैरह में जो भी डिस्चार्ज हो रहा है, दे कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंसेस। इसमें स्पेशली हैवी मेटल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि आपका मरकरी, लेड, कैडमियम, आर्सेनिक। तो हैवी मेटल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये टॉक्सिक नेचर के होते हैं, जहरीले होते हैं। ठीक है, दे आर टॉक्सिक इन नेचर। अब टॉक्सिक सब्सटेंसेस मतलब पॉइजनस सब्सटेंसेस, जहरीले तत्व अगर पानी में प्रवेश कर जाएंगे तो कई सारी बीमारियां दे सकते हैं। तो इनको हैवी मेटल्स को कहा जाता है क्योंकि इनका जो एटॉमिक नंबर है या एटॉमिक वेट है वो काफी हाई रहता है और इनकी डेंसिटी भी जो है वो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होती है। ठीक है, तो ऐसे एलिमेंट्स जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा हो और उसके साथ साथ एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट भी हाई हो, तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, हैवी मेटल्स कहते हैं। और इसी की वजह से, इनकी डेंसिटी की वजह से ये टॉक्सिक होना शुरू हो जाते हैं, मतलब जहरीले होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड, आर्सेनिक, ये सब हैवी मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट में ये हैवी मेटल्स वगैरह भी लीक कर जाते हैं कई बार और ये भी वाटर बॉडी तक पहुंच जाते हैं और उसको प्रदूषण करना वहां शुरू करते हैं। नेक्स्ट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ये है आपके एग्रीकल्चर लैंड्स, जितने भी खेत हैं, खलियान हैं हमारे, वहां से कई सारा पानी जो है कीटनाशक वगैरह को लेते हुए, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, इन सबको लेते हुए, डिजोल्व करते हुए, बहते हुए आ जाता है आसपास के नदी, नहर, तालाब में और पानी को दूषित कर देता है। तो एग्रीकल्चरल रन ऑफ, ठीक है, एग्रीकल्चरल रन ऑफ यही सब होता है कि जो भी चीजें आप खेत में डाल रहे हैं, मैन्योर डाल रहे हैं, फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, ऊपर से ऐसी रेन वगैरह हो रही, कुछ भी हो रहा है, तो वो सारी चीजें जो हैं वो पानी में डिजोल्व होकर वहां से बहते हुए चली जा रही हैं आसपास की किसी वाटर बॉडी के अंदर, उसमें प्रवेश कर जा रही है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर रन ऑफ कंटेन्स डिजोल्व सॉल्ट्स। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स जो होते हैं कंपाउंड, ये काफी ज्यादा वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो अगर कोई एलिमेंट जो कि सॉइल में प्रेजेंट है वो रिएक्ट करके बना ले नाइट्रेट कंपाउंड, फॉस्फेट कंपाउंड, ठीक है, तो ये सब सब्सटेंसेस जो हैं वो पानी में बहते हुए आसपास नदी तालाब में चले जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई नहर बह रही है, ठीक है, वाटर बॉडी है और इसके आसपास का जो एरिया है यहाँ पे आपके प्लांट्स वगैरह हैं, खेत खलिहान वगैरह हैं। फाइन, अब होगा क्या, यहाँ पे जो भी लेट्स एज्यूम पानी पड़ रहा है, बरस रहा है या पानी डाला जा रहा है इनके अंदर,
और यहाँ पे जो भी फर्टिलाइजर्स हैं, यूरिया है सॉइल में, ये सब पानी में बहते हुए आके इस वाटर बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। यही आपका एग्रीकल्चर रन ऑफ होता है। तो ये सब्सटेंसेस बेसिकली क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, नाइट्रेट्स के, फॉस्फेट्स के, एमोनिया वगैरह, कुछ न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब पहुंच जाता है। उसके साथ साथ कुछ टॉक्सिक मेटल्स वगैरह जो सॉइल के अंदर ट्रैप्ड हैं, जैसे आपने बात किया लेड की, कॉपर की, ये सब जो सॉइल के अंदर बहुत समय से पड़े हैं, ये भी इरोजन के थ्रू बाहर आ जाते हैं और फिर पानी वगैरह में घुल के बहते हुए चले आते हैं। इसके साथ साथ कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह भी बहते हुए चले आते हैं खेतों से, ठीक है। जैसे मान लीजिए पत्तियां हैं मरी हुई, सूखी हुई, वो पानी में बहते हुए आ गई आसपास नदी तालाब में, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें आ जाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स वगैरह जो डाले जाते हैं उसमें कई सारी जो चीजें हैं, फर्टिलाइजर्स कंटेन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स। और फर्टिलाइजर बेसिकली क्या होता है आपका, एनपीके फर्टिलाइजर्स आप जानते ही, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एनपीके फर्टिलाइजर, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस, टी फॉर पोटेशियम, के फॉर पोटेशियम, ठीक है, ये आपका हो गया। तो अब ये सब जो सब्सटेंसेस होते हैं ये बेसिकली एक पोषक तत्व है, ठीक है, ये एक प्रकार का पौष्टिक आहार है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए। प्लांट्स को इन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है और फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, यही सब होता है। लेकिन जब ज्यादा डालना शुरू कर दोगे आप फर्टिलाइजर्स को, एक्सेस में डालना शुरू कर दोगे, देन द एक्सेस फर्टिलाइजर्स जिसके अंदर सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं, दे में रीच द ग्राउंड वाटर, ठीक है। जो अंडरग्राउंड वाटर है, तो सॉइल में एब्जॉर्ब होने के बाद वो सब्सटेंसेस सॉइल के अंदर होते होते जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर है, जो जमीन के अंदर पानी प्रेजेंट है, उसके अंदर पहुंच जाता है बाय लीचिंग, मतलब एब्जॉर्ब होते होते नीचे आ जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ दे में आल्सो भी मिक्स विद सरफेस वाटर, जो सरफेस वाटर आसपास का है उसमें भी ये फर्टिलाइजर्स जो है यहाँ से, जैसे आपने देखा डायग्राम में, बहते हुए आ सकते हैं और चले जा सकते हैं, ठीक है। पेस्टिसाइड्स वगैरह, कीटनाशक जैसे कि इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सब जितने भी कीटनाशक टाइप की चीजें हैं, इन सब भी जो डाले जाते हैं, छिड़काव किया जाता है इनका, ठीक है। इनमें कई सारे केमिकल्स होते हैं जैसे कि आपका CHC, DDT वगैरह, ठीक है, फॉस्फेट्स, मेटेलिक सॉल्ट्स, कार्बोनेट्स, तो ये सब भी जो है पानी मिक्स होकर बहते हुए आसपास के वाटर बॉडी में आ जाते हैं। और जनरली जितने भी ये पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक होते हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इनको बैक्टीरिया आसानी से जो है डिकम्पोज नहीं कर पाता और ये बहुत समय तक पड़े रहते हैं पानी में और पानी की क्वालिटी को खराब करते रहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी आसपास के पोल्ट्री फार्म्स हैं, ठीक है, जहाँ पे पोल्ट्री फार्मिंग वगैरह की जा रही है, तो वहाँ पे जो भी मवेशी रह रहे हैं, ठीक है, जानवर रह रहे हैं, उनका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, स्लॉटर हाउस वगैरह, उनका भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो भी धीरे धीरे बहते हुए कहीं ना कहीं से डिस्चार्ज, डिकम्पोज होते होते पहुंच जाता है पानी तक, ठीक है। ये भी पानी पहुंच जाता है और एज ऑर्गेनिक वेस्ट, और फिर इसको भी डिकम्पोज करने का काम बैक्टीरिया करता है, जिससे डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है पानी में वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये आपने देखा एग्रीकल्चर सोर्सेस। अब नेक्स्ट सोर्स देखते हैं पानी के पोल्यूशन का, वो है आपका थर्मल पोल्यूशन और रेडिएशन पोल्यूशन, ठीक है, कैसे हीट एनर्जी और न्यूक्लियर रेडिएशन पानी को प्रदूषित बना सकती है। तो आसपास अगर किसी वाटर बॉडी के थर्मल पावर प्लांट्स है, ठीक है, जहाँ पे जो है कोल वगैरह का इस्तेमाल करके आप बना रहे हैं बिजली, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह में, या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह में भी यही काम अगर किया जा रहा है, या आसपास जो भी बाकी इंडस्ट्रीज हैं, तो ये इंडस्ट्रीज जो है जनरली बहुत सारा पानी यूज करती है, दे यूज अ लॉट ऑफ वाटर, क्योंकि जो भी प्रोसेस हो रहे हैं अंदर उसमें कई सारी चीजों को कूल करना पड़ता है। तो कूलिंग, एज अ कूलिंग एजेंट पानी का इस्तेमाल होता है, ठीक है, किसी अपैरेटस को कूल करना है, किसी गैस को कूल करना है, किसी सब्सटेंस को कूल करना है, तो उसके लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो कूल करते हैं। लेकिन जब पानी किसी सब्सटेंस को कूल कर रहा है तो पानी उसकी हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब्स द हीट, तो इन द एज अ रिजल्टेंट वाटर गेट्स हीटेड, ठीक है। तो कूलिंग पर्पस करते समय जो पानी खुद होता है वो हॉट वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, ये वाटर ने उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये गर्म पानी जो होता है इसको ये इंडस्ट्री जो है डिस्चार्ज कर देती है पाइप्स के थ्रू आसपास की नहरों में, स्ट्रीम्स में, रिवर्स में, ठीक है, और ये बहते बहते धीरे धीरे सी ओशन तक पहुंचता है। ये डायरेक्टली किसी सी के पास, किसी ओशन के पास कोई इंडस्ट्री है तो सीधे वहीं पे डाल देती है। तो इस तरह से क्या होता है कि गर्म पानी वगैरह भी जो है डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। अब देखने वाली बात ये है कि गर्म पानी से दो दिक्कतें होती हैं, 2 प्रॉब्लम्स आती है। पहला प्रॉब्लम आपका ये है कि डिस्चार्ज ऑफ हॉट वाटर में इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रिसीविंग वाटर। रिसीविंग वाटर मतलब जिस भी रिवर में, स्ट्रीम में,
तालाब में कहीं भी पानी, गर्म पानी डाला जा रहा है, उस वाटर बॉडी का जो एवरेज टेम्परेचर है, इट कैन इंक्रीज बाय 10 to 15 डिग्री सेल्सियस अबव द लोकल वाटर टेम्परेचर। जो भी उस समय उसका टेम्परेचर है, उससे 10 से 15 डिग्री सेल्सियस वो बढ़ जाएगा जब उसमें गर्म पानी डालेंगे। इसको हम कहते हैं बेसिकली थर्मल पोल्यूशन। मतलब पानी में जो टेम्परेचर है वो एब्रप्टली चेंज होना शुरू हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि गर्म पानी उसमें ऐड हुआ है, ठीक है, या कोई ऐसा सब्सटेंस ऐड हुआ जिससे पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो गया, तो ये आपका हो गया थर्मल पोल्यूशन। तो टेम्परेचर बढ़ा दिया पानी का, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है जिसके अंदर जीव जंतु रह रहे हैं, ठीक है, तो जब पानी में सडन राइज होगा टेम्परेचर में, दिस विल किल द फिशेस एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, क्योंकि हर एक व्यक्ति को, प्राणी को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो थर्मल पोल्यूशन से क्या होता है, हीट बढ़ती है तो एक्वेटिक फ्लोरा और फौना जो है मरना शुरू हो जाते हैं। और इसके साथ साथ क्या होता है, जब पानी का टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, ठीक है, इंक्रीज इन वाटर टेम्परेचर से क्या होगा कि जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है, तो उसका जो डिसोल्यूशन हो रहा था पानी में, अब वो कम होना शुरू हो जाएगा और उल्टा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन है वो वहां से हटना शुरू हो जाएगी, इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगी। दिस विल डिक्रीज द डीओ, डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द वाटर। मतलब पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी, डीओ था आपका, वो लगातार कम होना शुरू हो जाएगा। तो जब पानी में ऑक्सीजन रहेगा नहीं तो जो जीव जंतु है वो कैसे सांस लेंगे, रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, ठीक है। और पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन क्यों कम हुआ, क्योंकि पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। अब ऑक्सीजन पानी में घुल नहीं पा रही है, वो ऊपर चली जा रही है एटमॉस्फेयर, ठीक। दो प्रॉब्लम्स हुई, टेम्परेचर बढ़ गया उससे जीव जंतु मर गए, ऑक्सीजन कम हो गया उससे भी जीव जंतु मरना शुरू हुए। तो ये दो आपके इफेक्ट हैं थर्मल पोल्यूशन के। और इसको कैसे किया जाए कि थर्मल पोल्यूशन को मिनिमाइज किया जाए, तो जो मेजर मेथड्स यूज किए जाते हैं इंडस्ट्री में वो है कि क्या किया जाए कि पानी को डायरेक्टली डिस्चार्ज ना किया जाए, गर्म पानी को, इट शुड नॉट बी डायरेक्टली डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडी, रेदर इट शुड बी अलाउड टू कूल, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में इसको कूल करने के रख दिया जाए, ठीक है, एक कोई आर्टिफिशियल पॉन्ड बना लिया जाए, उसमें इस पानी को पहले डिस्चार्ज करते हैं ताकि ये पानी वहाँ थोड़ा ठंडा हो जाए और फिर वहां से ये दूसरे वाटर बॉडी में मिक्स करा दिया जाए, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी इज टू स्टोर द हॉट वाटर इन कूलिंग पॉन्ड्स, ठीक है, एंड अलाउ द वाटर टू कूल, और धीरे धीरे पानी को छोड़ दिया जाए ठंडा होने के लिए, एंड देन इट कैन बी रिलीज इनटू एनी अदर वाटर बॉडी, फिर वो आसपास किसी भी नदी, नहर, तालाब में आराम से प्रवेश कर सकता है। तो इससे क्या है, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर बॉडी में है, जहाँ पे फ्लोरा फौना ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। रेडिएशन पोल्यूशन में क्या होता है कि आसपास कभी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, कभी अगर वहां पे कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो जाता है, और ऐसे न्यूक्लियर प्लांट्स अगर वाटर बॉडीज के आसपास हैं, और जनरली हो जाता है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज, ठीक है, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, अब उससे क्या हुआ, कोई भी न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसमें कुछ एक्सीडेंट हो गया, कई सारे रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस लीक हो गई, मतलब रेडिएशन लीक हो गया, ठीक है। अब वो रेडिएशन जो है अगर वाटर बॉडीज तक पहुंच गया, ऐसा हुआ भी था एक बार फुकुशिमा डाइची न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये सारी चीजें जापान वगैरह में कई कई बार होती रहती हैं, हुई हैं। तो इससे होता क्या कि रेडिएशन जो है वो पानी तक पहुंच जाता है और पानी में म्यूटेशन करना शुरू करता है। मतलब पानी में जितने भी मैरीन ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनके डीएनए में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, म्यूटेशन आना शुरू हो जाता है। और अगर ये समय रहते ठीक नहीं हुआ तो अब वो जो सेल्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, वो कैंसरस हो सकते हैं, ठीक है, धीरे धीरे आने वाले समय में उससे कैंसर भी हो सकता है। और प्रॉब्लम क्या है कि अगर रेडियो एक्टिव आयोडीन का डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा पानी में, कई सारे न्यूक्लियर जो आपकी फैक्ट्रीज है वहाँ पे अगर बाय प्रोडक्ट रेडियो एक्टिव आयोडीन भी रिलीज हो जाता है, तो अब होता क्या है, दिस टेंड्स टू बी एब्जॉर्ब बाय द थायराइड ग्लैंड। तो ये थायराइड ग्लैंड एब्जॉर्ब कर लेता है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का हो जिस पर थायराइड ग्लैंड हो। अब उससे क्या होता है, थायराइड को ये इन्फ्लेम करना शुरू करता है एंड इट कैन कॉज थायराइड कैंसर। तो एक आपने ये देख लिया कि कैंसर भी हो सकता है और बाकी म्यूटेशन तो होता ही रहता है। तो ये आपके सोर्सेस थे वाटर पोल्यूशन के, थर्मल और रेडिएशन पोल्यूशन सोर्सेस, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैरीन पोल्यूशन, ये देख लीजिए।
तो मेरीन पोल्यूशन बेसिकली यहाँ बात हो रही है सीज और ओशियंस की, ठीक है। यहाँ पे हम लोग फ्रेश वाटर बॉडी की बात नहीं करेंगे, सॉल्ट वाटर बॉडी की बात बेसिकली की जा रही है, सीज वगैरह की बात की जा रही है, समुद्र की बात की जा रही है, ठीक है। तो अल्टीमेटली सारा पानी जो नदी नहरों से बहते हुए जाता है वो कहाँ जाता है, आपको समुद्र में चला जाता है, ठीक है, सीज और ओशियन में पहुंच जाता है। तो ओशियंस आर कॉल्ड एज द अल्टीमेट सिंक ऑफ ऑल दी नेचुरल एज वेल एज मैन मेड पॉल्यूटेंट्स। जितने भी प्रदूषक तत्व हैं वो कहीं ना कहीं बहते हुए पानी में पहुंचते हैं, और पानी से बहते हुए अल्टीमेटली वो कहाँ जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं, सीज और ओशियंस में, ठीक है। द सीवेज एंड गार्बेज ऑफ कोस्टल सिटीज आर आल्सो डम्प्ड इनटू द सी। जनरली क्या होता है कि जो भी समुद्र किनारे कोस्टल एरिया है वहाँ पे जो भी कम्युनिटी रह रही है, सिटी बसी हुई है, उसका जो भी सीवेज वेस्ट है, गार्बेज है, वो भी उसी सी में डंप हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ओशन पोल्यूशन हो जाता है कई बार, जब वहाँ पे ऑयल स्पिल वगैरह हो जाए, ठीक है, ग्रीस वगैरह लीक हो जाए। उसके साथ साथ जो बाकी वेस्ट बहता हुआ आ रहा है घरों से, बाकी जगह से, जैसे डिटर्जेंट्स वगैरह, सीवेज का वेस्ट, गार्बेज, रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस, ठीक है। ऑफ शोर ऑयल माइनिंग, ऑयल माइनिंग मतलब जब आप पेट्रोलियम या नेचुरल गैस को आप एक्सप्लोर कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, कहाँ पे, सी बेड में, समुद्र के अंदर, तो वहाँ पे ड्रिल करके वाटर बॉडी में सी बेड तक, अंदर नीचे तक पहुंच के ड्रिल करके वहां से आप क्या निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन द मीन वाइल अगर कुछ लीक्स वगैरह हो गए तो वो ऑयल्स वहां से लीक करना शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं ऑफशोर ऑयल माइनिंग की वजह से ऑयल वहां से लीक हो गया। ऑयल स्पिल्स वगैरह क्या होता है, बड़े बड़े कंटेनर जो ऑयल लेके आ रहे होते जा रहे होते हैं, अगर वहां से कभी ऑयल लीक हो गया तो सारा ऑयल जो है फैल जाता है सरफेस के ऊपर, ओशियन सरफेस या सी सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो अब ऑयल स्पिल्स के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है और क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो क्यों होता है ऑयल स्पिल? ड्यू टू लीकेज ड्यूरिंग मैरीन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है किसी सामान का या ऑयल कंटेनर्स का सामान हो रहा है और उस समय कुछ लीकेज हो जाए फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक्स, ठीक है। तो शिप्स वगैरह, कार्गो कंटेनर जो जा रहे हैं, उनका खुद का जो फ्यूल है वो भी लीकेज हो सकता है, या वो जो कंटेनर्स में फ्यूल भर के ले जा रहे हैं वो भी लीकेज हो सकता है। तो इससे क्या होता है, ऑयल स्पिल हो जाता है, ऑयल जो है वो पानी के ऊपर स्पिल कर जाता है, मतलब वहां पे बिखर जाता है, ठीक है। एंड इट कैन ऑल्सो अकर ड्यूरिंग ऑफशोर ऑयल प्रोडक्शन। ये भी आपने देखा, मैंने बताया था अभी आपको कि जब पेट्रोलियम वगैरह को एक्सट्रैक्ट किया जाता है सी बेड से, तो उस समय भी पेट्रोलियम को निकालते समय थोड़ा लीक वगैरह हो सकता है और ऑयल जो है वो पानी में फैल सकता है। अब इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या नुकसान है इसका, ये देख लीजिए। इम्पैक्ट ऑफ ऑयल स्पिल ऑन मैरीन लाइफ, पानी में जो जीव जंतु रह रहे हैं, फ्लोरा फौना रह रहे हैं, उन पे क्या इसका असर पड़ सकता है, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, ऑयल की जो डेंसिटी है वो पानी से कम है, मींस ऑयल इज लाइटर देन वाटर। तो जो भी चीज हल्की होती है वो अपने भारी वाली चीज के ऊपर फ्लोट करती है, ठीक है। तो ऑयल जो है पानी पर तैरता रहता है, पानी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो अगर ये वाटर है और ये वाटर सरफेस है, तो इसके ऊपर यहीं पे ऑयल ऊपर ही फ्लोट करता रहता है, ठीक है। तो ऑयल बीइंग लाइटर देन वाटर कवर्स द वाटर सरफेस, ये पूरे वाटर सरफेस कवर कर लेता है, थिन फिल्म बना लेता है। जैसे आपने देखा है पूरी फिल्म बन गई, एक लेयर बना लिया। अब इससे क्या है कि इट कट ऑफ द ऑक्सीजन टू द फ्लोटिंग प्लांट्स एंड अदर प्रोड्यूसर्स। अब जो यहाँ पे फ्लोटिंग एनिमल्स हैं जो ऊपर रह रहे हैं, जो सरफेस पे रह रहे हैं, सरफेस पे तैरते हुए आते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन जो है वो कट हो जा रही है, अंडर डिजोल्व नहीं हो पा रही, क्योंकि ऑयल वहां पे आ गया है बीच में। अब ये इतना आप कह सकते हैं डिजास्टर्स फिनोमेना होता है कि कुछ ही घंटों के अंदर, विद इन आवर्स ऑफ एन ऑयल स्पिल, जब ऑयल स्पिल हुआ कुछ ही घंटों के अंदर कई सारे फिशेस, शेलफिश, प्लैंक्टन जो हैं ये मर जाते हैं। क्यों? ड्यू टू सफोकेशन, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती क्योंकि हर जगह तो तेल फैला हुआ है। और जो ऑयल को वो कंज्यूम भी कर लेते हैं, उससे उनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, बॉडी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, उससे भी दे डाई, ठीक है। ऑल्सो बर्ड्स एंड सी मैमल्स विच कंज्यूम दीज डेड फिशेस, ये जो मछलियां मर गई हैं या जो प्लैंक्टन मर गए हैं, क्यों? ड्यू टू सफोकेशन या ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ ऑयल। दे ऑल्सो डाइड ड्यू टू पॉइजनिंग, क्योंकि इनकी बॉडी में क्या था, पॉइजन था। अब इनको कंज्यूम कर लिया बाकी के जीव जंतुओं ने, तो वो भी ड्यू टू पॉइजनिंग मर जाते हैं, बायोमैग्निफिकेशन का केस बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका ऑयल स्पिल हो गया। अब यहाँ पे एक टर्म और समझ लेते हैं, इन्वेजिव स्पीशीज। कई बार वाटर बॉडी में, पानी में
कोई दूसरी स्पीशीज आ जाती है, इसको कहते हैं इन्वेजिव स्पीशीज, जो जनरली वहां पे नहीं है लेकिन कहीं से आ गई और उसने आते ही क्या कर दिया, इन्वेजन कर दिया। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में कई सारे इन्वेजन हुए हैं। ठीक है, बाहर के फॉरेन अटैक्स कई बार इंडिया में हुए हैं, अलग अलग रूलर्स इंडिया में आए हैं, राज किए हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में इन्वेजन किया। जो भारतीय थे वो यहाँ के नेटिव थे, यहीं के रहने वाले थे, लेकिन जो बाहर से मुगल बादशाह वगैरह आए, अंग्रेज आए, यूरोपियंस आए, तो वो उन्होंने इन्वेजन किया। तो कोई ऐसा वाटर बॉडी जिसमें कुछ पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो वहाँ के नेटिव है, वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन कुछ बाहर से अटैकिंग स्पीशीज आ गई। तो इन्वेजिव स्पीशीज जनरली क्या होती है, कुछ स्ट्रॉन्ग स्पीशीज होती हैं, जो रेजिस्टेंस जिनके अंदर ज्यादा होता है, जल्दी मल्टीप्लाई करना जानती हैं और लंबे समय तक वहां रह सकती हैं। होगा क्या, जब ऐसी स्पीशीज आती हैं तो दे कम्पीट फॉर रिसोर्सेज। देखिए, जिंदा रहने के लिए सबको क्या चाहिए, खाना पीना चाहिए। तो अगर बाहर से कुछ जीव जंतु आ गए तो वो जितने भी नेटिव स्पीशीज है उनसे कम्पीट करेंगे, कॉम्पिटिशन होगा फॉर फूड, फॉर वाटर, फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसे ही पानी में कई बार जो है एक प्लांट आ जाता है, इसको हम कहते हैं जलकुंभी या वाटर हाइसिंथ। ठीक है, वाटर हाइसिंथ। तो देखिए ये इसका डायग्राम है, ये इसके पर्पल पर्पल फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, ये एल्गी बूम जैसा नहीं है, ये आपके प्लांट्स हैं, फ्लोटिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, और इसमें बड़े अच्छे अच्छे बड़े बड़े जो हैं फ्लावर्स भी होते हैं, पर्पल व्हाइट पर्पल कलर में। ठीक है, तो दीज आर दी वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड। वीड मतलब एक ऐसा, कई बार आपने गार्डन में देखा होगा अपने कि ग्रास के साथ साथ कुछ उल्टे सीधे झाड़ी वगैरह भी उग जाती है। ठीक है, जो कि अनवांटेड है, वो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा और बाकी प्लांट से कम्पीट कर रहा है रिसोर्सेज के लिए, पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, तो ऐसा भी कोई अनवांटेड प्लांट हो उसको हम वीड कहते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट वहां पे ना हो उस केस में, तो ये एक्वेटिक वीड हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसा प्लांट है जो कि पानी में पाया जाता है। ठीक है, और इसको ये बंगाल में बहुत पाया जाता है। बंगाल में ये प्रॉब्लम एक है कि वाटर हाइसिंथ वहां पे बहुत ज्यादा ग्रो करता है, इसलिए इट इज टर्म्ड एज टेरर ऑफ बंगाल। वाटर हाइसिंथ को एक नाम भी दिया गया है, टेरर ऑफ बंगाल, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा पाया जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। जनरली वाटर हाइसिंथ कहाँ होंगे, देखिए कोई भी स्पीशीज कहाँ आएगी, जब जहाँ उसको खाना मिलेगा। ठीक है, कोई भी बाहर का मुगल बादशाह या कोई भी रूलर इंडिया में क्यों आए, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज थे। ठीक है, यहाँ पे पैसा था, क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी थी, ट्रेड अच्छा हो सकता था, तो इसलिए यहाँ पे आए। तो इसीलिए इसी तरीके से ये पेड़ पौधे भी वहां उगना ज्यादा शुरू होते हैं जहाँ पे न्यूट्रिशन हो, पोषण तत्व हो। तो ये कहाँ आएंगे, ऐसी वाटर बॉडी में आएंगे जिस वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, मतलब उस वाटर बॉडी में यूट्रोफिकेशन हो रखा है। यूट्रोफिकेशन मतलब क्या होता है, किसी भी वाटर बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, नाइट्रोजन, ये सब अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों, क्योंकि आसपास किसी एग्रीकल्चर एरिया से वो बहते हुए, रन ऑफ करते हुए आ गए। तो जब भी आप ज्यादा पेस्टिसाइड डालते हैं, यूरिया डालते हैं, ठीक है, तो एग्रीकल्चर लैंड से वो चीजें बहती हुई पानी में डिजोल्व होकर आसपास के नदी तालाब में आ जाती है। और इन सब में है क्या, पोषण तत्व है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि जरूरी है किसको, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। तो ये तब होता है जब किसी वाटर बॉडी में क्या हो जाए, यूट्रोफिकेशन हो जाए। यूट्रोफिकेशन, ठीक है। अब ये होता क्या बेसिकली, ये है आपका मिनरल एनरिचमेंट, मतलब जो मिनरल्स हैं, जो पोषक तत्व हैं, वो बढ़ना शुरू हो जाए। कहाँ पे, वाटर बॉडी में, मिनरल एनरिचमेंट इन वाटर बॉडीज। किसी भी लेक वगैरह में या पॉन्ड में अगर कई सारे न्यूट्रिएंट्स बहते हुए आ जा रहे हैं तो वहां पे मिनरल्स ज्यादा हो गए। अब इन मिनरल्स को खाने के लिए, कंज्यूम करने के लिए कई सारे स्पीशीज आना शुरू हो जाएंगे। तो इसी में से एक स्पीशीज है वाटर हाइसिंथ। ठीक है, तो ये जो भी वाटर बॉडी जिसमें यूट्रोफिकेशन हो जाता है, ये वहां पे आ जाती है। अब इससे क्या होता है, ज्यादा हो जाती है तो अब इकोसिस्टम में इम्बैलेंस आ गया, क्योंकि आज बाकी स्पीशीज से कॉम्पीट करना शुरू करती है, तो बाकी स्पीशीज जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक, दे कॉज हैवॉक बाय देयर एक्सेसिव ग्रोथ। अब होता क्या, ये बहुत तेजी से फैलना शुरू करते हैं।
मल्टीप्लाइंग नंबर इनका बहुत ज्यादा होता है। दिस लीड्स टू स्टैग्नेशन ऑफ पोल्यूटेड वाटर, कि जब पानी पे हर जगह ये फैल जाएंगे तो पानी अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पानी की सरफेस पे क्या है, ये प्लांट्स है, तो पानी स्टैग्नेंट हो जाता है और समय समय में लगातार वो पोल्यूट होना शुरू हो जाता है। ट्रैवल करना भी, नेविगेशन करना भी ऐसे पानी में बहुत मुश्किल हो जाता है। अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन देखिए, तो पानी जो बहता हुआ, एक आपका रन ऑफ होता है कि जो सरफेस पे न्यूट्रिएंट्स है वो बहते हुए नदी तालाब में चले जा रहे हैं, एक होता है कि वो सरफेस के अंदर ही एब्जॉर्ब होके आ जाते हैं, ठीक है, कोई भी पोरस मीडियम के थ्रू होते हुए नीचे आ जाते हैं। तो इंडिया में कई कई जगह जो है ग्राउंड वाटर हमारा जो है, जो जमीन के अंदर का पानी है, जो ग्राउंड वाटर टेबल हमारी, वो लगातार कंटेमिनेशन के खतरे में है। क्यों? क्योंकि सीपेज होता रहता है, पानी जो है वो एब्जॉर्ब होकर सीप होके अंदर आ जाता है। कौन सा पानी? गंदा पानी, चाहे वो इंडस्ट्रीज का हो, चाहे वो म्युनिसिपल वेस्ट का हो, ठीक है, डिस्चार्जेस का हो, सीवेज का हो, ये एग्रीकल्चर का ही होना। अब इन सब में बेसिकली होता क्या है, फ्लोराइड्स, यूरेनियम, हैवी मेटल्स एंड न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रेट, फॉस्फेट्स, ये सब जो है कई सारे पोल्यूटेंट इस तरह के हैं जो कि एब्जॉर्ब होकर पानी के अंदर आना शुरू हो जाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर को कंटेमिनेट कर देते हैं। तो अब इनसे क्या क्या नुकसान होता है, नाइट्रेट्स को देख लेते हैं। जब नाइट्रेट जो होते हैं ये पानी में आ जाते हैं, डिजोल्व नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स वैसे भी बहुत ज्यादा हाईली वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं, तो डिजोल्व नाइट्रेट्स कॉमनली कंटेमिनेट ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा कंटेमिनेट कर देते हैं। अब होता क्या कि अगर हम पानी पिए जिसमें नाइट्रेट बहुत ज्यादा है ड्रिंकिंग वाटर में, ठीक है, तो ये जो नाइट्रेट है दिस रिएक्ट्स विद द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द बॉडी। हमारे अंदर जो ऑक्सीजन कैरियर है, हीमोग्लोबिन जो है, जो कि बेसिकली ऑक्सीजन को बाइंड करता है ब्लड से, ब्लड में ऑक्सीजन को घोलने में हेल्प करता है। तो अब जब नाइट्रेट बॉडी में आ जाता है तो वो हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है और हीमोग्लोबिन को मेल फंक्शन कर देता है, ठीक है, ताकि हीमोग्लोबिन अपना काम ना कर पाए, मतलब ऑक्सीजन को पानी ब्लड में ना घोल पाए, तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा बॉडी में आपकी कहीं, ठीक है। तो अब क्या होता है, इट कन्वर्ट्स हीमोग्लोबिन इनटू मेथ हीमोग्लोबिन। अब जब ये मेथ हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो जाता है तो मेथ हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करा पाती ब्लड स्ट्रीम में, दिस डिस्ट्रॉयज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, खराब कर देता है आपके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को, मतलब बॉडी में आपकी ऑक्सीजन कहीं भी ब्लड में ट्रेवल नहीं कर पा रही। अब इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, मेथ हीमोग्लोबिनिया, ठीक है, मेथ हीमोग्लोबिनिया, मतलब ब्लू बेबी सिंड्रोम भी एक कॉमन नेम है इसका, ठीक है, ये बच्चों में ज्यादा पाया जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो इसमें होता क्या कि जो ब्लड बॉडी में फ्लो कर रहा है उसमें ऑक्सीजन नहीं है पर्याप्त, तो बॉडी जो है वो ब्लूइश कलर में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो एक आपने ये देख लिया। और एक प्रॉब्लम ये है कि अगर ज्यादा नाइट्रेट्स होना शुरू हो जाएंगे, लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो वो कार्सिनोजेंस बना सकते हैं, वो आपस में रिएक्ट करके ऐसे एजेंट बना सकते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग है। कार्सिनोजन मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट, ठीक है। एंड ऑल्सो दे कैन एक्सेलरेट यूट्रोफिकेशन इन सरफेस वाटर, ये तो आपने देखा ही कि जब पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह, मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह, फॉस्फेट वगैरह, ये सब बह के एग्रीकल्चर से कहाँ आ जाते हैं, सरफेस वाटर, मतलब नदी तालाब वगैरह में, तो वहाँ पे ये यूट्रोफिकेशन तो करते ही करते हैं, क्योंकि यूट्रोफिकेशन से क्या, वहाँ मिनरल्स बढ़ना शुरू हो गए, तो वहाँ पे एल्गी बूम भी होगा, वाटर हाइसिंथ भी आएंगे, पानी की क्वालिटी खराब हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर ये अंडरग्राउंड वाटर में पहुंच गए तो वहाँ पे ये डिजोल्व हो जाते हैं, और ऐसे पानी को कंज्यूम किया जाए तो हीमोग्लोबिन को खराब कर देते हैं और जो है कैंसर कॉजिंग एजेंट भी बना देते हैं। नेक्स्ट इम्पैक्ट देखते हैं, ट्रेस मेटल्स का क्या इम्पैक्ट होता है। ट्रेस मेटल जनरली ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि कम मात्रा में पाए जाते हैं, पर दे कैन बी टॉक्सिक, दे कैन बी कार्सिनोजेनिक, जैसे कि लेड, मरकरी, कैडमियम, कॉपर, क्रोमियम, निकल, इनमें से कई सारे मेटल्स हैवी मेटल की कैटेगरी में भी आते हैं, क्योंकि वो टॉक्सिक होते हैं, जनरली उनका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है, मास नंबर ज्यादा हो जाता है, डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है, पर ये कुछ कुछ अमाउंट में पाए जाते हैं, ट्रेस मतलब कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो दे कैन बी टॉक्सिक एंड दे कैन बी कैंसर कॉजिंग एज वेल। तो अगर ऐसे एलिमेंट पानी मिलना शुरू हो जाएंगे तो पानी जो है पॉल्यूटेड होना शुरू हो जाएगा। आर्सेनिक पोल्यूशन वाटर में बहुत बार देखा जाता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इंडस्ट्रीज से कई सारी चीजें जो है सीप होते हुए पहुंच जाती हैं पानी में, या किसी माइन से पहुंच जाती हैं, ठीक है,
या आसपास कोई थर्मल पावर प्लांट है उससे फ्लाई ऐश जो है वो उड़ता हुआ पहुंच जा रहा है, दिस कैन लीड टू आर्सेनिक इन ग्राउंड वाटर। इन सब में आर्सेनिक प्रेजेंट होता है कुछ ना कुछ अमाउंट में, चाहे वो फ्लाई ऐश हो उसमें कुछ अमाउंट में आर्सेनिक प्रेजेंट होता है, जो कोल माइन से सामान निकल रहा है, इंडस्ट्री से जो सीप हो रहा है उसमें आर्सेनिक प्रेजेंट होता है। आर्सेनिक अगर ग्राउंड वाटर में पहुंच जाता है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश में जो गंगा डेल्टा वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ गंगा डेल्टा बनाती है बंगाल वाले एरिया में, वहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग जो रह रहे हैं, दे आर एक्सपोज टू ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन विद हाई लेवल ऑफ आर्सेनिक। ठीक है, तो जो ये वाला गंगा डेल्टा वाला एरिया है और जो बांग्लादेश वाला एरिया है, इधर जितने लोग रह रहे हैं, यहाँ पे जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें आर्सेनिक कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा हो गया है। तो अब ये एक हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस है और काफी ज्यादा पोल्यूशन करता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जो लोग ज्यादा आर्सेनिक को कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि पानी में डिजोल्व है, इससे ब्लैक फुट डिजीज नाम की एक बीमारी हो जाती है, और नाम ही काफी है, ब्लैक फुट डिजीज, आप समझ सकते हैं। ठीक है, पैर जो है वो काला जैसा हो जाता है, और उसके साथ साथ डायरिया भी होता है, और स्किन कैंसर, लंग कैंसर भी बहुत लंबे समय तक हो जाता है, अगर बहुत लंबे समय तक क्रोनिक एक्सपोजर रहा। ठीक है, तो ये आर्सेनिक का जो है एक इफेक्ट है कि अगर वाटर पोल्यूशन आर्सेनिक के थ्रू हुआ तो ये सब बीमारियां इसमें हो सकती हैं। आइए आगे देखते हैं। फ्लोराइड देख लीजिए, वाटर में फ्लोराइड अगर ज्यादा प्रेजेंट होगा, ठीक है, फ्लोराइड कहीं से बहते हुए पानी में अगर आ जा रहा है, तो एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर causes some problems like gastrointestinal problems। ठीक है, तो आपको जो है इंटेस्टाइन प्रॉब्लम हो सकती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, उसके साथ साथ दांत खराब हो सकते हैं, टीथ डिफॉर्मिटीज। ठीक है, बोन्स की ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बेसिकली बोन्स जो बॉडी में हमारे हैं, जॉइंट्स जो बॉडी में है, तो वो स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो इसको कहते हैं स्केलेटल फ्लोरोसिस, जिसको पेनफुल जॉइंट बीमारी कहते हैं। तो जॉइंट में बहुत पेन होता है। ठीक है, जब आप ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें फ्लोराइड बहुत ज्यादा है। ठीक है, पेन इन बोन्स एंड जॉइंट एंड आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ लेग फ्रॉम द नीज इज कॉल्ड नॉक नी सिंड्रोम। एक बीमारी हो जाती है, इसको नॉक नी सिंड्रोम भी कहते हैं। ये डायग्राम में देखिए, नीचे आपको दिख रहा होगा, तो ये एक ह्यूमन बीइंग खड़ा है, इसके ये नीज है और ये आपस में जॉइंट है, ये जॉइंट है, तो नीज टच ईच अदर एंड जो एंकल्स हैं वो दूर है। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो बन जाता है बॉडी का, इसको हम कहते हैं नॉक नी सिंड्रोम। ठीक है, और ये जनरली होता है कि बॉडी में अगर फ्लोराइड ज्यादा आ जाता है, कई बार इसको रिकेट्स के नाम से ही बोल दिया जाता है। इसका सिम्टम क्या है कि बोथ द नी गेट टच्ड एंड बेंड इन केस ऑफ नॉक नी सिंड्रोम, और बाकी का पैर सीधा रहता है, नीज लेकिन बेंड हो जाते हैं। तो ये भी फ्लोराइड की एक्सेस कंजम्पशन से हो जाता है। तो अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। सबसे पहले देखेंगे ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है वाटर पोल्यूशन। ठीक है, तो आपको पता है कि जब इतने सारे जो डोमेस्टिक वेस्ट हमारा है, सीवेज वेस्ट है, हॉस्पिटल से जो वेस्ट आ रहे हैं, उसमें कई सारे डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हो सकते हैं। अब अगर ये डिजीज कॉजिंग एजेंट सीधे पानी में डिस्पोज कर दिए गए विदाउट एनी ट्रीटमेंट मतलब इनको यूज जो है हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट किए बिना सीधे पानी में अगर ये डिस्चार्ज हो गए और पहुंच गए, then it may lead to outbreak of various severe diseases like typhoid, cholera। जितने भी वाटर बॉर्न डिजीजेस होती हैं, तो वाटर बॉर्न डिजीजेस जो है वो आपकी हो सकती हैं, बहुत ज्यादा उनको इम्पैक्ट कर सकती हैं अगर गंदा पानी जो है आप कंज्यूम करेंगे। ठीक है, और जितने भी हैवी मेटल्स हैं, लेड, जिंक, आर्सेनिक, कॉपर, मर्करी, कैडमियम, जो इंडस्ट्री से बहते हुए आ रहे हैं, ये सब भी हमारे हेल्थ को इफेक्ट करते हैं और कई सारे कैंसर्स कॉज कर देते हैं। ठीक है, आर्सेनिक वगैरह जो है बॉडी में अगर आ जाता है तो कई सारी प्रॉब्लम देता है, उसके साथ साथ ब्लड, नेल्स, हेयर्स खराब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, स्किन में कई सारे लेजन्स, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है, स्किन में रफ पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, स्किन अल्टीमेटली ड्राई हो जाती है, ठीक हो जाती है और स्किन कैंसर का रूप ले लेती है। ये आपका आर्सेनिक का भी एक रोल है पानी में। मरकरी की बात कर लेते हैं। अगर मरकरी की कंपाउंड ज्यादा पानी में आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो मरकरी जो है जब पानी में आती है तो बैक्टीरिया उस पर वर्क करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है मिथाइल मरकरी में।
और ये टॉक्सिक सब्सटेंस हो जाता है। मरकरी ऑलरेडी बहुत टॉक्सिक है, लेकिन जब ये मिथाइल मरकरी हो जाता है तो ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक बन जाती है, ठीक है, एक्सट्रीमली टॉक्सिक। अब इट कैन कॉज नंबनेस ऑफ द लिम्स, लिप्स, टंग्स, डेफनेस, ब्लरिंग ऑफ विजन, ठीक है, मेंटल डिरेंजमेंट, कई सारी प्रॉब्लम्स जो है मरकरी आपको दे सकती है। स्पेशली जो सबसे ज्यादा फेमस बीमारी है जो मरकरी कॉज करती है वो है आपकी मेना-मेटा डिजीज, ठीक है। जो ये मेना-मेटा डिजीज है ये एक आप कह सकते हैं न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है, ब्रेन की बीमारी है, ठीक है। तो ये ह्यूमंस में काफी बार देखा गया है उन लोगों में जो कि प्रोलॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक मरकरी के एक्सपोजर में रहे हैं, ठीक है। तो वाटर बॉडी में अगर मरकरी आ जाती है तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर भी कॉज कर सकती है। लेड की बात करें तो लेड जो है वो लेड पॉइजनिंग करता है, ठीक है, वो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है और बॉडी में जो भी ऑर्गन्स है, टिश्यूज है, उनको खराब करना शुरू कर देता है, ठीक है। और स्पेशली इसके साथ साथ कुछ और नॉर्मल बीमारियां भी देता है, जैसे कि अनीमिया वगैरह हो गया, हेडेक्स, ठीक है, मसल पावर में कमी आना शुरू हो जाती है, और जो दांत हैं आपके, गम्स, उसके आसपास ब्लीच लाइन बनना शुरू हो जाती है। अगर पानी में कैडमियम ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो ये भी हैवी मेटल है। इससे क्या है, डिजीज बहुत फेमस है, इटाई इटाई डिजीज कहते हैं। ये बेसिकली जॉइंट्स और बोन्स की डिजीज है, बहुत पेनफुल जो है रहता है, इसमें बोन्स और जॉइंट्स में बहुत दर्द रहता है, तो इसको आउच आउच डिजीज भी कहा जाता है, ठीक है। चलते चलते आप आउच आउच करते हैं क्योंकि दर्द हो रहा होता है आपके बोन्स में और जॉइंट्स वगैरह में, ठीक है, पेनफुल डिजीज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स। और इसके साथ आपको कैडमियम से कैंसर भी हो सकता है, लंग्स और लिवर का, ठीक है। तो आपको बोन्स और जॉइंट्स वाली डिजीज हो सकती है, फिर कैंसर हो सकता है लंग्स और लिवर का। तो जनरली जितने टॉक्सिक मेटल्स है वो कैंसर तो कॉज करते ही हैं, उसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक डिजीज भी कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने मरकरी का देख लिया, लेड का देख लिया, कैडमियम का देख लिया, आर्सेनिक का देख लिया, ये सब क्या है, आपके टॉक्सिक मेटल्स हैं जो पानी में आके मिक्स हो जाते हैं। तो ये आपने देखा इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बींग्स, क्या क्या बीमारियां हमको किस किस एलिमेंट से हो जाती है अगर वो पानी मिक्स हो जाए। अब देखते हैं सेकंड, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है, जो हमारा पर्यावरण है उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो आपको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह है, वही ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, और उस समय जब वो डिकम्पोज कर रहे होते हैं, दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि पानी में जो डीओ है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, वो कम होना शुरू हो जाती है, डीओ जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, ठीक। अब इससे क्या, जब पानी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आ जाएगी, कम ऑक्सीजन रहेगा, दिस विल किल द अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जितने भी फ्लोरा फौना है वो मरना शुरू हो जाएंगे। और क्या एनवायरमेंट फर्क पड़ता है, जब यूट्रोफिकेशन होता है, कई सारे एग्रीकल्चर लैंड वगैरह से न्यूट्रिएंट्स बह के आ जाते हैं, पोटेशियम मैग्नीशियम के सब जब बह के आ जाते हैं पानी में, तो बहुत सारे पोषक तत्व आ गए, इनको खाने के लिए दूसरी स्पीशीज आ जाती है, जैसे कि एल्गी वगैरह। तो एल्गी जब इनको कंज्यूम करने आता है, पूरे सरफेस पे एल्गी एल्गी हर जगह फैल जाता है, तो इसको हम कहते हैं एल्गल ब्लूम। आपने देखा हो कई बार किसी तालाब वगैरह में ऊपर पूरा हरा हरा सरफेस हो गया है, ठीक है, तो वो जो ग्रीन कलर का सरफेस बन जाता है वो एल्गी है, क्योंकि एल्गी ने क्या किया, कंज्यूम करना शुरू किया और जिससे खूब मल्टीप्लाई करना शुरू हुआ, क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इससे एल्गी को पोषण मिलना शुरू हुआ, न्यूट्रिशन नरिशमेंट मिलना शुरू हुआ, दिस लीड्स टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी। अब इससे क्या होता है, एजिंग ऑफ लेक्स होना शुरू हो जाता है। अब ये देखिए टर्म समझ लीजिए, ठीक है, ये कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, कोई वाटर बॉडी है, लेक है, कुछ भी है। अब उसमें समय समय पे पानी आ रहा है किसी नहर से, नदी से, तो वो नहर या नदी भी जो है ये कहीं से भी आ रहा है, तो मान लीजिए उसमें सेडिमेंट्स आ रहे हैं, सॉइल आ रहा है, बाकी के जीव जंतु तैरते हुए मरते हुए चले आ जा रहे हैं, या उस लेक में अगर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आना शुरू हो जाते हैं तो वहाँ कई सारे जीव जंतु पनपना शुरू हो जाते हैं। तो अब जब एल्गी ही जब बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू होता है तो ये एल्गी समय आने पे मरेगा भी, तो और जब ये मरेगा तो उसका डिकम्पोजिशन भी करना पड़ेगा। तो अब इतना सारा जब एल्गल ब्लूम हो गया, एंड एज द टाइम elapses these algae will die and then the bacteria will have to do their decomposition। और जो बैक्टीरिया नीचे है आपके इसी लेक में, वो एल्गी को कंज्यूम करेगा, इनको डिकम्पोज करेगा, ठीक है,
और धीरे धीरे बाकी के भी जो जीव जंतु हैं, फिशेस वगैरह हैं, वो भी मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो जाएगा, डीओ कम होना शुरू होगा, तो वो भी नीचे आके सेटल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। तो जो बेड है, जो लेवल है नीचे लेक का, वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे आप मान लीजिए ये आपकी लेक है, ठीक है, और ये इसकी डेप्थ है। अब यहाँ पे जब सब्सटेंसेस ज्यादा आना शुरू हो जाएंगे तो खाने के लिए एल्गी आना शुरू हो जाएंगे, वो भी यहाँ पनपना शुरू हो जाएंगे, और जब ये मरेंगे तो ये मर के कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। उसके बाद बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करेगा। इसी के साथ साथ जो बाकी मछलियां वगैरह तैरेंगी वो भी मर के नीचे आएंगी। बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज करेगा, इनको जो है दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, वो फॉर्म जो है वो नीचे नीचे पाइल अप होना शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ मान लीजिए कहीं और से कुछ बहता हुआ सामान आ रहा है, सॉइल वगैरह आ रहा है, सेडिमेंट्स आ रहे हैं, वो भी नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो ये अब लेवल बढ़ना शुरू होगा, यहाँ पे जो है रॉक, सॉइल, ये सब बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर नीचे बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या है, पानी का लेवल धीरे धीरे कम होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि एक लैंड बॉडी बन जाएगी, पानी वहां से हट जाएगा, वो पूरा लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं एजिंग ऑफ लेक, कि लेक खत्म हो गए, जो एक वाटर बॉडी का लेक था अब वो एक लैंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब भी हो सकता है इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस पानी में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब इनको किसी टॉक्सिक सब्सटेंस कंज्यूम कर लिया, ठीक है, ये लेड वगैरह, मरकरी वगैरह पानी में आ गया, किसी मछली ने खा लिया है, अब उसके अंदर क्या आ गया, ये जहर आ गया। अब उस मछली को किसी और मछली ने खा लिया, उसको किसी और ने खा लिया, तो इस तरह से क्या होता है, पूरी फूड चेन में ये जहर मल्टीप्लाई होना शुरू होता है और बढ़ना शुरू होता है। इसको हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन मतलब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन समझिए, किसी चीज को मैग्नीफाई करना, बड़ा करना, एनलार्ज करना। अब ये तब होता है कि जब जो लेट्स अज्यूम कई छोटी छोटी फिशेस में, ठीक है, यहाँ पे आपकी आप देखिए कुछ छोटी छोटी फिशेस हैं, स्मॉल फिशेस, इन्होंने कुछ ये सब्सटेंसेस हैं जो पानी में है। ठीक है, ये पानी है, वाटर बॉडी है आपका, और पानी में ये क्या है, ये टहल रहे हैं आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब इनको अगर एक बड़ी, इन छोटी मछलियों ने खा लिया, अब ये जहर इस मछली में आ गया, ये जहर इस मछली में आ गया, अब इनको खाने के लिए एक बड़ी मछली पीछे खड़ी है। ठीक है, इसने इन दोनों को खा लिया एक साथ, पेट बड़ा है, भूख ज्यादा है, तो अब ये दोनों जो सब्सटेंसेस थे वो इन मछलियों के थ्रू होते हुए इसके अंदर आ गए। तो जो जहर है, जो टॉक्सिक सब्सटेंस है, वो एक्यूमुलेट कर रहा है, बढ़ना शुरू हो रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ मैग्नीफाई हो रहा है। अब इस मछली के अंदर दो तत्व आ गए हैं, ठीक है, दो एलिमेंट्स आ गए हैं टॉक्सिक, अब इसको कोई और खा ले, ठीक है, या ऐसी दो तीन मछलियां थी और उन्होंने भी कई सारी छोटी मछलियों को खाया था, तो इन सब के अंदर आ गया जहर, इनको कोई और बड़ी मछली खा ले, तो अब ये क्या, ये लेवल बढ़ता चला जा रहा है। मतलब फूड चेन में जो जहर है, टॉक्सिक सब्सटेंस, ये फैलना शुरू हो रहा है। ठीक है, और ये जनरली तब होता है जब मरकरी वगैरह या डीडीटी वगैरह ये पानी में प्रवेश कर जाता है और इनको फिशेस कंज्यूम कर लेती हैं और फूड चेन में टॉक्सिक सब्सटेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, और क्या इससे नुकसान होता है, अगर डीडीटी वगैरह को कंज्यूम कर लेता है बर्ड्स, तो बर्ड्स में जो कैल्शियम है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो बर्ड्स जो अंडे देती हैं, उनकी जो एग की शेल्स होती है वो कमजोर होना शुरू हो जाती है, उनके एग्स ब्रिटल हो जाते हैं, बड़ी जल्दी टूट जाते हैं, प्री मैच्योर ब्रेकिंग हो जाती है। अब प्री मैच्योर ब्रेकिंग होगी तो कभी बच्चे पैदा हो ही नहीं पाएंगे बर्ड्स के, तो इवेंचुअली क्या, उनकी पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाएगी, इवेंचुअली कॉजिंग अ डिक्लाइन इन दी बर्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तो डीडीटी वगैरह, जो पेस्टिसाइड वगैरह इस्तेमाल होते हैं एग्रीकल्चर लैंड्स में, अगर ये बहते हुए पानी में आ जाएं या किसी ऐसे एरिया में चले जाएं कि मछलियां खा लें इनको, और मछलियां को ऊपर से कोई बर्ड आके खा ले, वो बर्ड के अंदर डीडीटी पहुंच रहा है, तो बर्ड के अंदर जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है, कैल्शियम बनाने की शक्ति, वो कमजोर हो जाती है, उनके एग शेल्स कमजोर हो जाते हैं, तो इससे ओवरऑल धीरे धीरे बर्ड्स की पॉपुलेशन, जनसंख्या भी कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अब पूरे इकोसिस्टम की अगर हम बात करें कि एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या फर्क पड़ता है वाटर पोल्यूशन का, उसको भी देख लेते हैं, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन एक्वाटिक इकोसिस्टम। अब ये तो आपको पता है कि पोल्यूटेड वाटर में वेस्ट ज़्यादा है, और वेस्ट ज़्यादा है तो उनको डिकम्पोज करने के लिए जो आपका बैक्टीरिया है वो ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा,
एब्जॉर्ब करेगा तो जो डीओ है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट, वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, दिस विल एलिमिनेट सम सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लैंक्टन, मॉलस्क एंड स्मॉल फिशेस। अब कुछ सेंसिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑक्सीजन की कमी को झेल नहीं पाते, सीधे तुरंत डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है, या उनको पोल्यूशन समझ में नहीं आता, वो पोल्यूशन पॉल्यूटिंग एजेंट्स के कांटेक्ट में आते ही इतने सेंसिटिव होते हैं कि मर जाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक्वेटिक फूड चेन में फर्क होना शुरू होता है, क्योंकि छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म इस तरह से मरना शुरू हो जाते हैं। और एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इंडिकेटर स्पीशीज के बारे में, ये वर्ड भी समझ लीजिए क्या होता है इंडिकेटर स्पीशीज। कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जो कि बहुत टॉलरेंट होते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंट होते हैं, किसी भी जगह पे सर्वाइव करना जानते हैं, ठीक है। तो इंडिकेटर स्पीशीज को कहा जाता है। अब ये स्पीशीज प्लांट भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं। बेसिकली ये स्पीशीज से हम क्या चेक करते हैं कि ये बताते हैं कि ये जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे पोल्यूशन लेवल कैसा है। तो इनको कहा जाता है इंडिकेटर स्पीशीज। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि उस एरिया में पोल्यूशन कितना है, उस एरिया का पर्यावरण एनवायरनमेंट कैसा है। तो ये जिस जगह प्रेजेंट होंगे उस जगह के बारे में बताएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पानी में कीड़ा पाया जाता है, उसका नाम है ट्यूबीफेक्स, एक वॉर्म है, ठीक है। तो ट्यूबीफेक्स वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा हाईली पॉल्यूटेड वाटर में भी एब्जॉर्ब में पाए जा सकते हैं और वहां पे रहते हैं। जनरली जितनी फिशेस हैं, एक्वेटिक जीव हैं, वो कम ऑक्सीजन लेवल वाले पानी में सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं। लेकिन एक हाईली रेजिस्टेंट स्पीशीज है, कीड़ा है ट्यूबीफेक्स का नाम का, कि जहाँ पे पानी में डीओ बहुत कम भी हो, बहुत लो ऑक्सीजन हो, वहां भी ये सर्वाइव करना जानता है और अपने आप को बढ़ाना जानता है। तो अगर किसी पानी में वाटर सैंपल लिया जाए, वहां पर अगर ट्यूबीफेक्स के वॉर्म्स पाए जा रहे हैं, इसका मतलब कि उस पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट बहुत कम है, ठीक है, मतलब उसमें ऑक्सीजन बहुत कम है उस पानी में। क्यों कम हुआ होगा, क्योंकि इस पानी में पॉल्यूशन ज्यादा था, वेस्ट ज्यादा थे, तो उस वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया ने रेस्पिरेशन किया, डिकम्पोजिशन किया और उससे बहुत सारा ऑक्सीजन कंज्यूम कर लिया। कंज्यूम करने से क्या हुआ, वहां पर ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई। लेकिन कुछ स्पीशीज जैसे कि ट्यूबीफेक्स हैं, ये ऐसे कम ऑक्सीजन वाले जोन में रहना पसंद करते हैं। तो अगर ऐसे कम ऑक्सीजन वाले पानी में ट्यूबीफेक्स के वॉर्म, इसका मतलब वहां का डीओ कम है, डिजॉल्व ऑक्सीजन कम है और वो पानी प्रदूषित है, क्योंकि स्वच्छ पानी में ऑक्सीजन होगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट मटेरियल से अगर ज्यादा होते तभी वो कम होना शुरू होता है। तो अगर पानी प्योर है तो उसके अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व रहेगा, ठीक है। तो ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर स्पीशीज कहते हैं। ये बता देती है कि हाँ पानी कितना पॉल्यूटेड है, या अगर किसी इन्वायरमेंट की बात की है तो इन्वायरमेंट कितना पॉल्यूटेड है। या कुछ ऐसी स्पीशीज होती है जो पर्टिकुलर सॉइल में पाई जाती है, वो क्लेई सॉइल में पाई जाएंगी, वो एसिडिक सॉइल में पाई जाएंगी, वो एल्कलीन सॉइल में पाई जाएंगी। तो कोई ऐसी स्पीशीज है जो कि कहीं पाई जा रही है, लेट्स एज्यूम मॉलस्क की बात करें, वो जहाँ पाए जाएंगे लेट्स एज्यूम वो एसिडिक सॉइल है। तो किसी सॉइल में मॉलस्क ज्यादा पाए जा रहे हैं तो आप ये इंडिकेट करता है कि आपको कि उस सॉइल की पीएच लेवल थोड़ा कम है, एसिडिटी है वहाँ पे सॉइल में, ठीक है। तो ऐसे ही स्पीशीज कई सारे होते हैं, वो जहाँ पाए जाते हैं बताते हैं कि हाँ यहाँ पे कैसा एरिया है। तो अगर पानी में ट्यूबीफेक्स है तो इसका मतलब पानी पॉल्यूटेड बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसके साथ साथ बाकी के पेस्टिसाइड्स वगैरह भी, पीसीबीज, हैवी मेटल्स भी ये पानी में पाए जाते हैं और डायरेक्टली जाके जो है सेंसिटिव एक्वेटिक जीव को एलिमिनेट कर देते हैं। छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टन वगैरह है, छोटे जीव हैं, इनके कांटेक्ट में जब हैवी मेटल्स वगैरह आते हैं, ये टॉक्सिक सब्सटेंसेस आते हैं, तो ये सीधे खत्म कर देते हैं, इनको कंज्यूम करते हैं ये छोटे जीव और सीधे मर जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर पानी में आपने डिस्चार्ज कर दिया हॉट वाटर को, ठीक है, तो जब पानी में जो है गर्म पानी मिक्स होता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उससे भी क्या होता है, पानी का डीओ कम होना शुरू हो जाता है और डीओ कम होने से जो भी जीव जंतु मरना शुरू हो जाते हैं, वहां से हटना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं वाटर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए, जल प्रदूषण को रोकने के लिए क्या स्टेप उठाए, क्या कदम उठाए, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक एक्ट बना हुआ है, पार्लियामेंट ने एक एक्ट बना के पास किया था, बिल बना के पास किया था 1974 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास्ड वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 टू सेफगार्ड आवर वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। तो
इंडियन वाटर्स की क्लीनलीनेस को मेंटेन करने के लिए ये एक्ट पास किया गया। और इसी के साथ साथ 1985 में एक गंगा एक्शन प्लान भी पास किया गया था। एक प्लान बनाया गया था कि गंगा रिवर को सफाई करने के लिए। ठीक है, इंडिया में जो मेन एपेक्स बॉडी है पोल्यूशन को मेजर पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए, वो है आपकी CPCB, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इट्स एन एपेक्स बॉडी इन द फील्ड ऑफ वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, और इसने क्या कर रखा है, पोल्यूशन, हर तरह का पोल्यूशन ये देखती है, स्पेशली वाटर पोल्यूशन को मेजर करने के लिए या कैटेगराइज करने के लिए हमारे यहाँ जो वाटर बॉडीज हैं वो कितनी लेवल तक पोल्यूटेड हो चुकी हैं, उसके लिए इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट बनाया। उसका नाम था डेजिग्नेटेड यूज, डेजिग्नेटेड बेस्ट यूज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इन्होंने जो इंडिया में जितनी वाटर बॉडीज हैं उनको अलग अलग डेजिग्नेशन देना शुरू किया। ठीक है, और डेजिग्नेशन कुछ इस प्रकार हैं ABCDE। ठीक है, मतलब ये टैग देते हैं वाटर बॉडी को, कोई लेक है, नदी है, तालाब है, नहर है, उसको टैग देते हैं। हाँ, ये अगर A है तो इसका वाटर डेजिग्नेटेड यूज अच्छा है, इसको यूज किया जाए। और सबसे लास्ट में E है, ये मोस्ट पॉपुलेटेड पोल्यूटेड वाटर है, इसको ना यूज किया जाए। ठीक है, तो वाटर बॉडी को डेजिग्नेशन दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, कि उस वाटर बॉडी का pH कैसा है। ठीक है, pH कैसा है उसका, जस्ट अ मोमेंट। तो ये सारे फैक्टर्स को लेके चलते हैं इसमें। ओके, तो pH के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। बहुत कम pH या बहुत ज्यादा pH तो नहीं, न्यूट्रल pH मेंटेन होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग टैग दिया जाएगा। पानी में DO चेक किया जाता है, किसी वाटर बॉडी में डिजॉल्व ऑक्सीजन कितना है, जितना ज्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन उतना ज्यादा प्योर वाटर जो है। ठीक है, पानी में BOD चेक किया जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वही है कि बैक्टीरिया को कितना चाहिए, तो एक ये लिमिट बना रखी है कि 200 C काउंट पर मिलीग्राम। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स ज्यादा हैं पानी में और उसको डिकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। टोटल कॉलीफॉर्म, ये क्या होता है, ये आपका कॉलीफॉर्म में बैक्टीरिया होता है। ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, तो वो कितने होने चाहिए 100 ml पानी में, कितना इनका मोस्ट प्रोबेबल नंबर कितना होना चाहिए, कितना पाए जा सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल नंबर या कितना हो सकता है 100 ml पानी में एक कोलिफॉर्म बैक्टीरिया मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, एक लिमिट सेट कर दी। ये बैक्टीरिया लगभग पानी में पाए जाते हैं, तो ये बिल्कुल ना पाए जाए तो पानी बहुत प्योर हो जाएगा, ज्यादा पाए जाएंगे तो पानी ज्यादा पॉल्यूट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पानी में फ्री अमोनिया कितनी है, 1 लीटर पानी में कितने मिलीग्राम है, उसके अकॉर्डिंग उस पानी की प्योरिटी नापी जाती है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी। ठीक है, पानी की कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी, जितनी हाई होगी, वो पानी उतना ज्यादा जो है पॉल्यूटेड होगा, मतलब उसके अंदर पोल्यूशन ज्यादा है तो पानी खराब है, कंजम्पशन के लिए मिसफिट है, सही नहीं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब उसके अंदर बिजली पास आराम से सकती हो तब होगी जब पानी में फ्री आयंस ज्यादा होंगे। ठीक है, तो आयंस तब ज्यादा होंगे जब पानी में अलग अलग इम्प्योरिटीज होंगी, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होंगे, अलग अलग मेटल्स होंगे, आयंस होंगे। तो प्योर पानी में सब चीजें नहीं होंगी, आयंस नहीं ज्यादा होंगे, तो कंडक्टिविटी, बिजली आराम से कंडक्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर पानी की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है, इसका मतलब वो पानी पॉल्यूटेड है। और कम है, मिनिमम है, तो पानी बिल्कुल लीस्ट पॉल्यूटेड है, फिट फॉर कंजम्पशन। तो इन्हीं फैक्टर्स को, पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए एक टैग दिया जाता है, एक डेजिग्नेशन दिया जाता है वाटर बॉडीज को, और उससे आप जान सकते हैं कि हाँ ये वाटर बॉडी अगर A कैटेगरी की है, B कैटेगरी की है या CDE कैटेगरी की, उसके अकॉर्डिंग वो वाटर को आप समझ सकते हैं कि हाँ ये पानी का इस्तेमाल करना सही है इस वाटर बॉडी का या नहीं सही। ठीक है, तो ये कहा जाता है डेजिग्नेटेड बेस्ट यूज कॉन्सेप्ट, ये CPCB ने निकाला था। तो CPCB इन कोलैबोरेशन विद दी डिफरेंट स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो ये CPCB सेंटर की है और बाकी हर स्टेट के पास भी अपनी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं। तो उनके साथ मिलकर इन्होंने काम किया है और उन्होंने जितने भी वाटर बॉडीज हैं हमारे यहाँ हैं, इंक्लूडिंग कोस्टल वाटर्स। ठीक है, तो कोस्टल वाटर जितने भी हैं, इनलैंड वाटर जितने भी हैं,
उनको कैटेगराइज किया है एज डेजिग्नेटेड बेस्ट यूज। ठीक है, अब इससे क्या है, दिस क्लासिफिकेशन हेल्प्स द वाटर क्वालिटी मैनेजर्स एंड प्लानर्स टू सेट वाटर क्वालिटी टारगेट्स। ठीक है, अब किसी वाटर बॉडी का लेवल अगर सी है या डी है, तो अब टारगेट ये होना चाहिए इसका लेवल को इम्प्रूव किया जाए, उसको सी से बी, बी से ए तक लेके जाया जाए। ठीक है, तो वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट अच्छे से किया जाएगा तभी, क्योंकि हम प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करें, किस वाटर बॉडी में कितना पोल्यूशन है उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाए, फिर उसको उस पोल्यूशन को कम किया जाए। ठीक है, तो it helps the water quality managers and planners to set water quality targets and identify the needs and priority for water quality restoration। तो आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि हाँ, जिनका वाटर क्वालिटी लेवल ई है, डी है, इनको प्रायोरिटी पे रखें, इनको ए तक लेकर जाया जाए ताकि ये ए ग्रेड वाटर में आ सके। और इसीलिए सरकार कई सारे प्रोग्राम्स बना सकती है ताकि देश में जितने वाटर बॉडीज हैं उनको रिस्टोर किया जा सके, उनका पॉल्यूशन लेवल को कम किया जा सके। तो जो हमारे यहाँ गंगा एक्शन प्लान बना या नेशनल रिवर एक्शन प्लान बना, ये है इसी प्लान का रिजल्ट, इट्स अ रिजल्ट ऑफ सच एक्सरसाइज। जब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ये ए बी सी डी ई ऐसे टैग देना शुरू कर दिया, इसी के अकॉर्डिंग जो है प्रायोरिटी बनाई गई कि सबसे ज्यादा पोल्यूटेड वाटर बॉडीज कौन सी हैं और उनको क्लीन किया जाए। तो गंगा तो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड पाई गई। ठीक है, तो उसके लिए गंगा एक्शन प्लान बना, नेशनल रिवर एक्शन प्लान बनाए गए, तो ये सब बनाया गया ताकि हम पोल्यूशन को कम कर सकें इन वाटर बॉडीज। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझ लीजिए यहाँ पे, इसको हम कहते हैं राइपेरियन बफर्स। ठीक है, बफर मतलब किसी दो चीजों के बीच की जगह है। ठीक है, उसका बफर कह रहे थे। तो लेट्स अज्यूम ये एक एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, यहाँ पे खेती वगैरह होती है, पेड़ पौधे हैं, और यहीं पे एक नहर बह रही है ऐसे। ठीक है, पानी है, वाटर बॉडी है। अब होगा क्या कि यहाँ से आप पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल रहे हैं, फार्मर्स इंसेक्टिसाइड डाल रहे हैं, तो एग्रीकल्चर रन ऑफ के थ्रू ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं आके मिक्स हो जा रहे हैं इस पानी में और वाटर की क्वालिटी को खराब कर रहे हैं। तो अब इसको रोकने में क्या किया जा सकता है कि जहाँ भी ये खेत वगैरह हैं और इनके बगल में अगर नहर है, तो इस एरिया में वेजिटेशन कर दिया जाए तेजी से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाऊंगा ऐसे कि ये जो एरिया है बगल का, ठीक है, यहाँ पे पेड़ पौधे उगा दिए जाएं, प्लांटेशन, हैवी प्लांटेशन कर दिया जाए, बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाएं, ढेर सारे पेड़ लगा दिए जाएं, ताकि अब इससे क्या होगा कि नदी में आने से पहले ये जो एग्रीकल्चर रन ऑफ आ रहे हैं इनको होके जाना पड़ेगा इन प्लांट्स के थ्रू। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ से जो भी, मान लीजिए ये खेत है, खेत में जो भी सब्सटेंसेस हैं सॉइल में प्रेजेंट हैं, उन पे पानी पड़ रहा है, वो पानी मिक्स होके बहते हुए नदी में चले जा रहे हैं, लेकिन अब इनको जाने से पहले होके जाना पड़ेगा इस बफर जोन से। और यहाँ पे क्या है, ढेर सारे पेड़ पौधे लगे, ये पेड़ पौधे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे अपने रूट्स के थ्रू ये सारे सब्सटेंसेस को, ताकि ये डायरेक्टली पानी में ना जा पाए। ठीक है, तो इसको कहा जाता है राइपेरियन बफर। राइपेरियन बफर इज अ वेजिटेटेड एरिया, वेजिटेटेड एरिया है। ठीक है, वहाँ पे पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं और उसको बफर स्ट्रिप कहते हैं। और कहाँ लगाए जाते हैं, नियर अ स्ट्रीम, नदी नहर तालाब के आसपास लगा दिया जाता है, और यहाँ पे बहुत घने पेड़ पौधे उगा दिए जाते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, उस नहर को, नदी को शेड भी प्रोवाइड हो रहा है, उसके साथ साथ प्रोटेक्शन मिल रही है फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ एडजेसेंट लैंड यूजेस। मतलब इसके बगल में जो ये लैंड है, यहाँ पे जो भी पोल्यूशन किया जा रहा है, ये पोल्यूशन जो भी फैलते हुए अंदर आ रहा था, उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, ताकि प्रोटेक्शन किया जाता है ताकि जो है ये सब्सटेंसेस डायरेक्टली डिस्चार्ज ना हो जाए पानी में, ये एक बफर एरिया के थ्रू होते हुए जाएं। और मीनवाइल जब वो एरिया से जा रहे हैं तो ये प्लांट्स, जो पेड़ पौधे वहाँ पे घने हैं, वो उसको एब्जॉर्ब कर लें और वो सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस एग्रीकल्चर रन ऑफ डायरेक्टली इम्पैक्ट ना कर पाए इस वाटर बॉडी को। ठीक है, तो ये आपका राइपेरियन बफर हो जाता है। ये आपको पता ही, मैंने बता दिया कि हॉट वाटर को कूल करना जरूरी है, पावर प्लांट से जो निकल रहा है डायरेक्टली इनको डिस्चार्ज ना किया जाए, इनको जो है हीट किया जाए और फिर इनका टेम्परेचर रिड्यूस करके फिर डिस्चार्ज किया जाए। और हम क्या कर सकते हैं पोल्यूशन को रोकने के लिए, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कम से कम करें, अवॉइड करें, एक्सेसिव यूज से बचें। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान दिया जाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान दिया जाए। ZBNF
जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इन पे ध्यान दिया जाए। इन सब में क्या होता है कि मिनिमम यूज होता है या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल यूज होता है पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का। तो इससे क्या होता है कि जब कम से कम पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स वगैरह होंगे यूज, तो कम से कम केमिकल्स जो हैं वो इंटर करेंगे वाटर बॉडी में, पोल्यूशन कम से कम होगा। ठीक है। और एक सुझाव ये है कि नेचुरल वे में इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, नेचुरल वे में इसको हम जो है प्रोटेक्शन दे सकते हैं। वो ये है कि जहाँ भी वाटर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुका है, ठीक है, तो पोल्यूटेड वाटर है या सॉइल जहाँ पे आपका कह सकते हैं पानी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पोल्यूशन हो चुका है, तो ऐसे एरिया में वाटर हाइसिंथ उगा दिया जाए। ठीक है। वाटर हाइसिंथ इन्वेजिव स्पीशीज है, ऊपर पढ़ा हमने, लेकिन होता क्या है कि इसके अंदर एक एबिलिटी ये भी है कि इट कैन प्यूरिफाई द वाटर बाय टेकिंग सम टॉक्सिक मटेरियल्स एंड अ नंबर ऑफ हैवी मेटल्स फ्रॉम द वाटर। ठीक है। पानी में जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, हैवी मेटल्स वगैरह हैं, अगर उस पानी में हमने वाटर हाइसिंथ के पेड़ लगा दिया, वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर गए, तो इससे क्या होगा, उस पानी में जो भी टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो ये पेड़ अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेंगे, अपने रूट्स के थ्रू अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया पोल्यूशन को रोकने का। इसके अलावा तरीके होते हैं, ये भी तरीका होता है कि यूकेलिप्टस के पेड़ लगा दिए जाए। ठीक है। वी शुड प्लांट यूकेलिप्टस ट्रीज अलोंग द सीवेज पॉन्ड, जो भी तालाब वगैरह जहाँ पे जो है गंदा तालाब है, ठीक है, सीवेज वगैरह पड़ा हुआ है या वेस्ट वाटर है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम यूकेलिप्टस के पेड़ लगा सकते हैं। यूकेलिप्टस का पेड़ जो है वो पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, खूब पानी पीता है, तो वेस्ट वाटर जो होगा, जो जितना भी गंदा पानी है आसपास, उसको भी ये अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के साथ साथ क्या करेगा, प्योर वाटर वेपर को एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करेगा, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो आपका वाटर वेपर भी बना के कन्वर्ट कर देगा सब चीज़ों को प्योर वाटर वेपर में। तो एक तरह से जो है वाटर हाइसिंथ और यूकेलिप्टस, इनका इस्तेमाल किया जाता है वाटर पोल्यूशन को नेचुरली कंट्रोल करने में। ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है कि ऑयल स्पिल्स वगैरह को रोकने के लिए नहीं, इसको अगर कहीं ऑयल स्पिल हो गया है तो वहां से ऑयल को रिमूव करने के लिए, क्लीन करने के लिए कई सारी जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। इसमें एक ब्रिगोली नाम का होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। ये पेपर इंडस्ट्री से निकलता है, ये देखने में सॉ डस्ट जैसा होता है, तो भूसा जैसा होता है, डस्ट पार्टिकल्स जैसे होते हैं, इसको भी आप ऑयल पे डाल दें तो ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके साथ साथ जो है कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, इनको ऑयल ज़ेपर कहते हैं। ठीक है। ये ऑयल को, या जैसे आपके कार्निवोरस होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं, वैसे ऑयलीवोरस होते हैं। ऑयलीवोरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑयल को खा जाते हैं, जो ऑयल को कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है। तो ऐसे भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं जिनको हम, जिनका काम होता है ऑयल पे फीड करना, वो ऑयल को खाते हैं। तो जहाँ भी ऑयल स्पिल्स हो गया है या ऑयल फैला हुआ है, वहां पे अगर इन बैक्टीरियाज को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो ये धीरे धीरे ऑयल को फीड कर लेंगे, ऑयल को कंज्यूम कर देंगे, ऑयल वहां से हटा देंगे। ठीक है। तो अब हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, बायो रिमीडिएशन। देखिए बायो मतलब क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात की जा रही है, और रिमीडिएशन मतलब किसी चीज को सुधार करना हो, कैसे कर सकते हैं। तो बायो रिमीडिएशन का मतलब ये होता है सिंपल सा, यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब कि बैक्टीरिया, फंगस का इस्तेमाल करना। क्यों करना, टू डिग्रेड द इन्वायरमेंटल कंटेमिनेंट्स इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म्स। मतलब हमारे पर्यावरण में, पानी में, सॉइल में, कहीं भी जहाँ पे पॉल्यूटेंट्स पड़े हुए हैं, प्रदूषण तत्व हैं जो लगातार हमारे एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट्स को कमजोर करना, उनको हटाना या उनको कन्वर्ट करना किसी लेस टॉक्सिक फॉर्म में, मतलब लेस हार्मफुल फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ऐसे मेथड को क्या कहा जाता है, बायो रिमीडिएशन। इस मेथड में क्या होता है, बैक्टीरिया या फंगस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइन, आप लैब वगैरह में ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिजाइन कर सकते हैं, बैक्टीरिया को बना सकते हैं। इनफैक्ट ये बनाया भी गया है, हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूट है, थर्मल एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, द एनर्जी इंस्टीट्यूट रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी नाम से एक है। तो उसने जो है बना रखा है आपका एक ऑयल ज़ेपर करके एक ऑयलीवोरस। उसका काम क्या है कि उसको जहाँ जहाँ छिड़केंगे ये ऑयल को जो है कंज्यूम कर लेगा। तो ये आपका टेरी है, द एनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसको देख लेंगे अभी नीचे हम लोग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम स्पेशली डिजाइन कर सकते हैं फॉर बायो रिमीडिएशन टेक्निक यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। ठीक है। इनके
जेनेटिक कोड को मॉडिफाई करके इस तरह से बनाया जा सकता है कि ये पर्टिकुलर चीज पे फीड कर सके। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं बायोरिमेडिएशन। अब बायोरिमेडिएशन के तरीके हो सकते हैं कई सारे, स्पेशली होता है इन सीटू तरीका, ठीक है। अब इन सीटू में क्या होता है कि जहाँ पे सोर्स है वहीं पे जाके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो इन सीटू इन्वॉल्व्स ट्रीटमेंट ऑफ द कंटेमिनेटेड मटेरियल एट दिस साइट, मतलब जिस साइट पे प्रॉब्लम है उसी साइट पे ले जाके आप जो है ऑर्गेनिजम्स को छोड़ दीजिए या कुछ कर दीजिए जिससे वहाँ पे जो है पॉल्यूशन जो है वो सही हो जाए। तो अब इसके कई तरीके हो सकते हैं। कुछ होते हैं नेचुरल वेस्ट, जैसे कि बायो वेंटिंग। इसमें क्या होता है, सप्लाई ऑफ एयर एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू वेल्स टू द कंटेमिनेटेड सॉइल, ठीक है। एक सॉइल है, वहां पे बहुत सारा जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स पड़ा हुआ है, तो उसको डिकम्पोज करने का काम कौन करेगा, बैक्टीरिया करेगा। तो हम बैक्टीरिया की हेल्प कर सकते हैं। कैसे, बैक्टीरिया को और सारे न्यूट्रिएंट्स थोड़ा प्रोवाइड करके बैक्टीरिया को प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर एयर प्रोवाइड करते हैं थ्रू वेल्स, ठीक है। ऐसे कुछ डग करते हैं कैनाल टाइप का, जिससे जो है न्यूट्रिएंट्स और हवा अच्छे से पास होती रहे सॉइल में। अब इससे क्या होगा, दिस विल स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और ज्यादा वहां पे पनपेगा और ज्यादा ग्रो होगा। जितना ज्यादा ग्रो होगा तो वहां पर जितना भी कंटेमिनेशन है, वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उसको वो क्या करेगा, वहां से डिकम्पोज करेगा, हटाएगा। ये आपका बायो वेंटिंग हो गई। इसमें एयर और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई किया जाता है। एक आपकी बायो स्पार्जिंग होती है, ये देख लीजिए, इंजेक्शन ऑफ एयर अंडर प्रेशर बिलो द वाटर टेबल। अब जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर है, अंडरग्राउंड पानी जो सॉइल के अंदर है, उसके अंदर हम क्या डालते हैं, हाई प्रेशर से एयर डालते हैं अंदर। अब इससे क्या होगा, दिस विल इंक्रीज द ग्राउंड वाटर ऑक्सीजन। हमारे जो जमीन के अंदर जो ऑक्सीजन कंटेंट है, जो कंसेंट्रेशन है, दिस विल इंक्रीज द ग्राउंड वाटर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन। अब इससे क्या होगा, दिस विल एनहांस द रेट ऑफ बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ कंटेमिनेंट्स बाय द बैक्टीरिया। आपको पता ही है कि बैक्टीरिया डिकम्पोजिंग कर रहा है, लेकिन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए डिकम्पोज करने के लिए। तो अगर हम पानी के अंदर जो जमीन के अंदर जो पानी है उसके अंदर जो कंटेमिनेंट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, उनको अगर डिकम्पोज कराना है इससे बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरिया को लगातार ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए नीचे। तो अगर तेजी से हम ऑक्सीजन नीचे प्रोवाइड करते हैं तो जो बैक्टीरिया वहां पे ऑलरेडी है उसको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। उसका वो इस्तेमाल करेगा और क्या करेगा, इन कंटेमिनेंट्स को जो कि अंडरग्राउंड वाटर में है उनको डिकम्पोज करना शुरू करेगा। तो स्टिमुलेट कर देगा, हेल्प करेगा बैक्टीरिया कोई तरीका, इसको बायोस्पार्जिंग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एयर प्रोवाइड की जाती है। एक तरीका होता है बायो ऑगमेंटेशन, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपके साथ, ऑयल वेपर्स वगैरह से, ठीक है, जो आपका द एनर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसोर्स इंडिया ने बनाया था। तो इन्होंने जो है बायो ऑगमेंटेशन का इस्तेमाल किया। बायो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया वगैरह, फंगस वगैरह होते हैं, इनको लेकर जाते हैं एक पर्टिकुलर कंटेमिनेटेड साइट पे। तो एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था एक ऑयल जैपर, ठीक है, ऑयल जैपर, जिसको हम ऑलिवोरस एस कहते हैं। ऑलिवोरस मतलब ऐसी स्पीशीज जो ऑयल का सेवन करें, ऑयल को खाएं, ठीक है। तो इसमें होता है कि जो भी पॉल्यूटेड प्लेस है जहाँ पे ऑयल प्रेजेंट है बहुत सारा, उस प्लेस पे इस बैक्टीरिया को ले जाया जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स आर इंपोर्टेड टू द कंटेमिनेटेड साइट टू एनहांस द डिग्रेडेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे हम डिकम्पोजिशन को बढ़ाने के लिए स्पेसिफाइड बैक्टीरिया को उठा के खुद ले जाते हैं ये लोग, और अब यहाँ पे क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बायो ऑगमेंटेशन। अब द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसने डेवलप कर रखा है मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं ऑयल वेपर या ऑलिवोरस एस। इसका काम क्या है कि ये जो है ऑयल कंटेमिनेटेड साइट्स जो भी हमारे इंडिया में जहाँ जहाँ ऑयल बहुत फैला हुआ है या फैला था, वहाँ पे जो है इसका छिड़काव किया जाता है और उसको छोड़ देते हैं वहीं पर कुछ समय के लिए, और धीरे धीरे ये उसको कन्वर्ट कर देता है हार्मलेस रेसिड्यूज में, ठीक है। हार्मफुल से हार्मलेस बना देता है, और कोई भी हार्मफुल रेसिड्यूज पीछे नहीं होते हैं, पूरा पूरा ऑयल कंज्यूम कर जाता है, ठीक। ये ऑयल जैपर नाम का एक बैक्टीरिया बनाया गया है। तो ये आपका बायो रिमेडिएशन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन। यहाँ पे हमने वाटर पोल्यूशन के बारे में देखा, उसकी सोर्सेज देखा, कैसे हो सकता है, इम्पैक्ट्स देखे इकोसिस्टम पे, ह्यूमन हेल्थ पे, ठीक है। और उसके साथ साथ इसको रोकने की टेक्निक
और इंडिया में क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, पीपीसीबी ने क्या किया गया है, डेजिग्नेशन क्या है, और उसके साथ कई सारे टर्म जैसे कि डीओ, बीओडी, सीओडी, ये सब देखा। ठीक है, यूट्रोफिकेशन वगैरह, राइपेरियन बफर्स, तो कई सारे कॉन्सेप्ट आपने इस पर्टिकुलर वाटर पॉल्यूशन के टॉपिक में समझ लिया है।